सगे भाई बहन नहीं होते, ऐसे तो नहीं लिखाया था मैंने। किस में नहीं होते सगे भाई बहन? लाइन ब्रीडिंग में सगे भाई बहन नहीं होते, और क्लोज ब्रीडिंग में होते। और बाप और बेटी में क्रॉस हो रहा हो तो है? बैठ जा पीछे। एक काम करो, ऑफिस में से 2-3 कुर्सी निकाल के लाओ। सामने ऑफिस है, गैलरी के सामने। हाँ बता भाई, तू बता, आउट ब्रीडिंग के प्रकार बता। अगला आउट ब्रीडिंग के प्रकार। नेक्स्ट, खड़े होते जाओ, जिसको पता है वो बता दो। 5 कौन कौन से? ये तो देख लिया था सर, नाम नहीं पढ़ पाया इतनी देर में। हाँ बता भाई, कौन कौन से? आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, इंटर स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन, बिल्कुल है, ग्रेडिंग अप और टॉप क्रॉसिंग। बैठ जा। हाँ बेटा खड़ी हो, बता ग्रेडिंग अप क्या होता है? 6 से 8 पीढ़ी तक ले आ शर्मा क्यों रहा है? अच्छा यही ले आया, वेरी गुड। गेट बंद कर ले, इसको रख ले। हाँ दोबारा बता बेटा। 6 से 8 पीढ़ी तक के नर मादा के मध्य 6 से 8 पीढ़ी तक के नर व मादा के मध्य संकरण, ये कैसी परिभाषा है? 6 से 8 पीढ़ी तक का कौन? मतलब प्योर तो नर और अविवर्णित मादा। अविवर्णित मादा क्या होती है? अविवर्णित नहीं, गैर विवर्णित नस्ल की मादा। गैर विवर्णित क्या? नस्ल। नस्ल बोलना जरूरी है। प्योर क्या है? नस्ल का नर है, नस्ल बोलना जरूरी है। इनके बीच में क्या कराएंगे? क्रॉस। कितनी पीढ़ी के लिए? 6 से 8 बताई थी क्या मैंने? फिर बैठ जा। हाँ तू बता, क्रॉस ब्रीडिंग क्या होता है? सीधा खड़ा हो जा, एकदम सीधा स्ट्रेट है। जगह नहीं है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, संघर्ष करो जीवन में थोड़ा। एक ही जाति की और अलग अलग नस्ल की, एक ही जाति की और अलग अलग नस्ल की क्या? ब्रीड्स के अलग अलग नस्ल की, अलग अलग नस्ल की ब्रीड्स के बीच में क्रॉस। प्राणियों के मध्य क्रॉस, अलग अलग नस्ल के प्राणियों के मध्य क्रॉस क्या होता है? बैठो, कल सब कुछ पूछूंगा मैं, पूरी जेनेटिक्स आज करा दूंगा, कल पूछूंगा। चलो कहां तक हो गया? सिलेक्शन हेडिंग डलवा दी थी। सिलेक्शन के अंदर देखो, मैं आपको बता देता हूं फटाफट, इधर देखेंगे। एक तो होता है सिलेक्शन। क्या होता है बेटा? सिलेक्शन को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? चयन। क्या बोलते हैं बेटा? चयन। एक होती है कलिंग। क्या होती है बेटा? कलिंग। कलिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? छटनी, या फिर इसको बोलते हैं बेटा निष्कासन। क्या बोलते हैं? निष्कासन। दोनों में अंतर एक ही चीज है या अलग अलग चीज है? लगभग एक ही चीज है, लेकिन अंतर भी है। ठीक है ना? देखो अंतर हम वहीं पढ़ते हैं जब कुछ सिमिलरिटी हो कोई चीज में, जब समानता होती है तभी अंतर पढ़े जाते हैं। अरे बोलो। हाँ ऐसे नहीं बोल, दो भाई हैं कि ये तो मेरे ज्यादा शक्ल मिलती है, इसकी कम मिलती है, तो अंतर कब किए जाते हैं? जब क्या हो? समानताएं हो। ठीक है, तो सिलेक्शन का मतलब क्या है? देखो सिलेक्शन किया जाता है बेटा ब्रीडिंग के पर्पज के लिए। किसके लिए? ब्रीडिंग के पर्पज के लिए। ब्रीडिंग को हिंदी में अपन क्या बोलते हैं बेटा? किसके लिए? प्रजनन से संबंधित है कि आपको क्या कराना है? दो नर और मादा के बीच में चयन, वो क्रॉस कराना है। किसके बीच में बेटा? नर व मादा के बीच में क्रॉस कराना है। लेकिन मान लो कि 100 नर हैं और 100 मादाएं, एक हर्ड है, एक झुंड है जानवरों का, जिसके अंदर 100 नर हैं और 100 मादाएं हैं। ठीक है ना? लेकिन तुम्हें क्रॉस कराना है एक नर और एक मादा के बीच में, तो आप 100 नर में से सबसे बेहतर नर को चुनोगे कि नहीं चुनोगे? और 100 मादाओं में से सबसे बेहतर मादा को चुनोगे कि नहीं चुनोगे? बस, तो बेस्ट को चुना और उन दोनों के बीच में क्या करा दिया? क्रॉस करा दिया। ठीक है ना? तो उस चीज को अपन क्या बोलेंगे? सिलेक्शन। है ना? ब्रीडिंग से संबंधित होता है सिलेक्शन। आप सिलेक्शन ऐसे ही नहीं कि भाई हाँ आज से तू मेरी गाय, तू मेरा बैल, क्या करोगे? तुम्हारा बना के लेकिन उनका करना क्या है? अपने को मेन फोकस किस पे? ब्रीडिंग पे। उनको चयनित करके क्या कराना है? क्रॉस कराना है। जब तक आप क्रॉस नहीं कराओगे तब तक वो सिलेक्शन का पार्ट नहीं है। क्लियर है? तो क्या किया? सबसे बेहतर को चुना और उसके बीच में क्या कराई बेटा? आपने ब्रीडिंग कराई, मेटिंग कराई, क्रॉसिंग कराई। ठीक है ना?
इसकी एक परिभाषा है। इसका मतलब क्या है, बेस्ट को चुनो और जो सबसे बेकार है उसको बाहर निकाल दो। क्लियर है? ये सिलेक्शन की एक लाइन है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। अब अपन कलिंग की बात करते हैं, किसकी बेटा? छटनी की है, कलिंग की। कलिंग का ब्रीडिंग से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। छटनी ये आपका पार्ट है ब्रीडिंग का, ना होके किसका बेटा? मैनेजमेंट का। जब मैनेजमेंट सब्जेक्ट पढ़ोगे तो उसके अंदर आप क्या पढ़ोगे बेटा? छटनी या फिर कलिंग के बारे में आप वहां पर पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? तो इसका मतलब है, मान लो वही आपके पास 100 गाय हैं, ठीक है ना, और 5 बैल है। एक आपकी छोटी सी आपने गौशाला बना रखी है, मान लो डेयरी बना रखी है। गौशाला से तो मतलब क्या है, आपने डेयरी बना रखी है ना। आप बोले कि नहीं अब तो थारा भाई बिजनेस करेगा। क्या करेगा? बिजनेस करेगा, दूध बेचेगा, इतना दूध बेच देगा, इतना दूध बेच देगा कि नदियां बहा देंगे। क्या बहा देंगे? तो तुमने एक डेयरी खोल ली, 100 गाय हैं तुम्हारे पास और 5 क्या है? बैल है, ठीक है ना। तुमने देखा कि 100 गाय में से 5 गाय ऐसी हैं जो कभी हीट में ही नहीं आ रही, उम्र हो गई 5-5 साल, 4.5 साल, 4 साल, है ना, और किसमें नहीं आ रही अभी तक? हीट में नहीं आ रही। तुमने मिनरल मिक्सचर दे दिया, तुमने उसकी डीवर्मिंग कर दी, तुमने क्लोमीफिन सिट्रेट एक आती है 5 दिन की किट, ओव्यूलांडा किट आती है, वो आपने 5 दिन चला दी। आपने एआई के साथ में हार्मोनल इंजेक्शन भी लगा लिए, ठीक है ना, जैसे एलएच का लगता है, एलएच ओव्यूलेशन कराता है कि नहीं कराता? तो एआई के साथ में अपन एलएच लगाते हैं या फिर जीएनआरएच का इंजेक्शन भी लगाते हैं, ठीक है बेटा? अरे बोलो। तो आपने सब कुछ ट्रीटमेंट करके देख लिया, मतलब उनमें से ऐसी है कि भाई एलएच लगाने की नौबत तो तब आएगी जब वो हीट में आ रही हो, रिपीट ब्रीडिंग के केस में, है ना। रिपीट ब्रीडिंग समझते हो कि जानवर हीट में तो आ रहा है लेकिन ठहर नहीं रहा है। क्लियर है? और एनिस्ट्रस का मतलब होता है बेटा हीट में आ ही नहीं रहा। तो ऐसी 5 गायें जो हीट में नहीं आ रही या फिर रिपीट ब्रीडर से वो ठहर नहीं रही, आपने पूरे एड़ी चोटी के जोर लगा लिए। तो आप सोचोगे ये तो खाई रहा है जानवर, अरे कोई फायदा दे रहा है क्या? केवल नुकसान दे रहा है कि नहीं दे रहा? चारे का खर्चा, पानी का खर्चा, कंसंट्रेट दे रहे हो उसका खर्चा, पूरी चीजें आप संभाल रहे हो, मैनेजमेंट, सारे खर्चे हैं कि नहीं? और आप क्या हो? आप डेयरी के मालिक हो, गौशाला के मालिक थोड़े ही हो। अरे बोलो। हाँ, तो निराश्रितों को सहारा देना डेयरी का काम नहीं है, गौशाला का काम है, गौ सदन का काम है। ये आप मैंने उसमें पढ़ोगे एक्सटेंशन के अंदर, ठीक है बेटा? तो आपको क्या करना पड़ेगा? उन 5 गाय को अपने हर्ड से निष्कासित करना पड़ेगा। उनको गौशाला में भेजें, गौ सदन में भेजें, वो अलग चीज होती है, लेकिन आप अपने डेयरी के अंदर उन 5 गाय को नहीं रख सकते। 5 बुल में से अपन देख रहे हैं कि 2 या 3 बुल हमारे काम आ रहे हैं डेयरी के अंदर मीटिंग के लिए, क्रॉसिंग के लिए। बाकी 3 जो बुल है वो ऐसे ही घूम रहे हैं, मजे ले रहे हैं, है ना। ज्यादा अच्छी क्वालिटी के भी नहीं, उनको यूज में भी नहीं लिया जा रहा, वो खा रहे है ना। तो उनको क्या करोगे फिर? उन 3 बुल को भी आपको अपनी डेयरी से बाहर निकालना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अरे बोलो। या आप एआई कराते हो तो हो सकता है आपको एक ही बुल की या एक भी बुल की जरूरत नहीं है, तो आपको बाहर निकालना पड़ेगा। इस चीज को आप क्या कह रहे हो? कलिंग। क्या कह रहे हो बेटा? कलिंग। तो कलिंग का ब्रीडिंग से कोई लेना देना है क्या? नहीं, उसका लेना देना है उत्पादन से। किससे बेटा? उत्पादन से। और मैनेजमेंट आपसे एक ही चीज कहता है, उत्पादन बढ़ाओ। खैर 10 की 10 सब्जेक्ट आपसे यही कहती है आपको किसान का क्या बढ़ाना है, किसान के पशुओं का उत्पादन बढ़ा के किसान की जो आर्थिक सहायता है वो आपको करनी है। ध्यान रखना, आपका कार्य केवल प्राथमिक उपचार नहीं होगा फील्ड में जाकर, आपका कार्य एआई करना होगा, वैक्सीनेशन करना होगा। वैक्सीनेशन इसलिए किया जा रहा है जिससे किसान के घर में पशुओं के अंदर बीमारियां ना आए, ठीक है ना। तो हमारा जो कर्तव्य है, जो हमारा एथिक्स है, वेटनरी की जो अपन शपथ लेते हैं, जब अपन जॉब लगते हैं तो उस टाइम शपथ यही कहती है कि आपको क्या पहुंचाना है? किसान को फायदा पहुंचाना है, ना कि वैक्सीनेशन। पहले पता है क्या चला करता था? अब तो स्थितियां सुधर रही हैं, चीजें ऑनलाइन हो रही हैं, स्ट्रिक्ट अधिकारी आ रहे हैं, तो सारी चीजें हो रही हैं। पहले ऐसे हुआ करता था कि वैक्सीनेशन करते ही नहीं थे, वैक्सीन आ रहे हैं ऐसे ही दिखा दिए और किए ही नहीं। अब वैक्सीनेशन नहीं होगा तो बीमारी आएगी, एफएमडी वाले सीजन में एफएमडी आएगी, लंपी वाले सीजन में लंपी आएगी, या और कोई पीपीआर है भेड़ बकरी के अंदर तो पीपीआर आएगी, क्योंकि क्या नहीं किया गया? वैक्सीनेशन नहीं किया गया। बीमारी आएगी तो वो तुम्हें बुलाएंगे तो इंजेक्शन लगाएंगे तो पैसे लेके आएंगे। तो ये अपन सोचते हैं, थोड़ी सी अपने बोले कि 2 पैसे के फायदे के लिए अपन ने किसान का कितना बड़ा नुकसान कर दिया। पीपीआर ऐसी बीमारी है जो इंजेक्शन से भी सही नहीं होगी,
वायरल डिजीज है, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं वायरल डिजीज एफएमडी, पीपीआर, लंपी, इन बीमारियों को होने के बाद में आप कुछ नहीं कर सकते। समझ रहे हो ना? आप 5 दिन इंजेक्शन लगा रहे हो ठीक है, लेकिन जानवर खराब हो जाता है। एक बार गाय भैंस को एफएमडी हो गई तो पूरी जिंदगी के लिए जानवर का उत्पादन आधे से भी कम रह जाएगा। दूध 10 लीटर दे दी थी भैंस, एफएमडी हो गई तो 5 लीटर पा जाएगी पूरी जिंदगी के लिए। ये हालत कर देती है कौन सी बीमारी? एफएमडी है। और पीपीआर तो पूरे के पूरे फार्म को साफ कर देती है। अगर गोट के अंदर पीपीआर फैल गई ना और 100 बकरियां हैं तो हो सकता है वो 60-70 को ले डूबे। तो अपने जब बस का ही नहीं है उपचार वायरल डिजीज का, तो इनका क्या करना पड़ेगा हमें? वैक्सीनेशन। ऐसी बीमारियों के तो वैक्सीनेशन आते हैं अपने, एचएस का वैक्सीन आता है। एचएस गाय भैंस, और भैंस के अंदर और ज्यादा क्वेश्चन आता है कि एचएस गाय में ज्यादा होता है, भैंस में ज्यादा होता है, भैंस में ज्यादा होता है। तो एचएस अगर एक बार आ गया और बारिशों में फैलता है, अभी बारिश का सीजन गया है तो एचएस खूब फैला है, इसका वैक्सीनेशन नहीं करते तो क्या होगा? एचएस फैलेगा। एचएस इतनी खतरनाक बीमारी है, फेफड़े सड़ा के रख देती है। कभी एचएस के मरे हुए जानवर का पोस्टमार्टम देखना कभी, तो उसके अंदर आप देखोगे फेफड़ों के अंदर पस पड़ जाता है, मवाद पड़ जाता है, भयंकर सड़ जाते हैं फेफड़े। ऐसी बीमारी है कौन सी? एचएस। भयंकर बैक्टीरिया कौन से बैक्टीरिया से होती है एचएस? एचएस तो पूरा नाम है बेटा, पास्चुरेला मल्टोसिडा। भयंकर बैक्टीरिया है ये बेटा, ध्यान रखना, ठीक है ना? अरे बोलो। हाँ, तो ऐसी बीमारियां जब इनका इलाज है ही नहीं हमारे पास, जब इलाज करते करते नानी याद आ जाती है, तो क्यों फिर अपने को वैक्सीनेशन रोकना है? वैक्सीनेशन करो। सरकार पैसा किस चीज का दे रही है? किसान की 2 पैसे की इनकम बढ़ाने के लिए सरकार पैसा दे रही है, ना कि किसान को और परेशान करने के लिए। लेकिन करते उल्टा है। अब तो ठीक है, स्थितियां सुधर गई, समझदार लोग आ गए, पहले ऐसे ही होता था। खैर पहले इतनी बीमारियां भी नहीं थी। पशु पहले जब मैं छोटा था तो ऐसे सुनते ही नहीं थे कि भैंस बीमार हो गई, गाय बीमार हो गई। और आजकल डेली फोन आते हैं, बेटा गायियां बीमार रह गई हैं, क्या करें, भैंस बीमार हो गई, क्या करें, है ना? तो आजकल बीमारियां भी इंसानों में भी बढ़ रही हैं, तो पशुओं के अंदर भी बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी? क्योंकि हमारा जो चारा है वो इतना ज्यादा शुद्ध नहीं रहा। फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं कि नहीं होते? बस वो चीजें अपने आप अफेक्ट करती है ना। एयर शुद्ध नहीं रही है, खाना, अपने को लगता है कि अपने को इस हवा से क्या ही फर्क पड़ रहा होगा, लेकिन अंदर ही हवा क्या करती है? अपने शरीर को बिगाड़ती है ना? तो ये मैनेजमेंट का हिस्सा हो गया कि नहीं हो गया? अरे बोलो। और किसके लिए उपयोगी है? उत्पादन बढ़ाने के लिए। लिखो। जल्दी फटाफट 2 मिनट के अंदर लिख लो। हाँ भाई दीपू, क्या हाल है बेटा? मजे ही मजे। दाढ़ी बड़ी कर ली है तूने, बाबा जी बनने का इरादा है क्या? कमंडल लेके निकल पड़ेंगे, फकीर आदमी है, झोला उठा के चल देंगे। एग्जाम के बाद कटाएगा? वाह। फिर ऐसे मत कहना कि शादी के बाद ही कटाऊंगा, फिर बोले नहीं बच्चे होने दो। मन में लड्डू फूटा। 2 रुपए का 1 लड्डू आता है, पहले आते थे 2 रुपए के 2 लड्डू। महंगा हो गया बेटा, जीवन है, ऐसे नहीं होती शादियां। तो मेरी तो हो गई, मेरी क्या, मेरे से बराबरी करेगा क्या? बालक है अभी। तेरे जितने बड़े बालक तो रोड पे घूमते मिल जाएंगे, हमारे तुझे। ऐसा लगता है तुझे? देखो कभी कभी ऐसा होता है कि जो सच्चाई तुम्हें दिखाई जाती है वो सच्चाई नहीं होती। मुझे सारी चीजें बता दूं क्या मैं? कहते रहो बालक है तो पढ़ाई ध्यान दे। चले बेटा, अब लिखो बेसिस ऑफ सिलेक्शन, चयन के आधार। हेडिंग डालेंगे बेटा, इंपॉर्टेंट है, यहां से भी 22 के अंदर एक क्वेश्चन है, बेसिस ऑफ सिलेक्शन। देखो एक तो होते हैं बेटा बेसिस और एक होते हैं मेथड्स।
एक तो होता है आधार और एक होती है विधियां। इधर विधि शब्द बड़ा है या आधार शब्द बड़ा है? तो आधार होते हैं 4 और विधि होती है 3। क्लियर है? अरे बोलो। अभी क्या पढ़ रहे हैं अपन बेटा? चयन के आधार। तो कितने होंगे? लिखो। आधार के कितने प्रकार हैं बेटा? 4 प्रकार हैं। लो थोड़ी स्पीड पकड़ो भाई, आज खत्म करनी है तुम्हारी। इधर आओ, इधर दिनेंगे बेटा, लिखना बंद करो। चयन के आधार कितने हैं? 4। सबसे पहले कौन सा है बेटा? इंडिविजुअल सिलेक्शन, या फिर इसको बोलते हैं अपन व्यक्तिगत चयन। मेरी बात सुनेंगे। हमने क्या किया, हमें मान लो एक गाय लेके आनी है। क्या लेके आनी है? तो चलो भैंस की बात कर लेते हैं, बहुत देर गाय गाय की बात हो गई। हमें एक भैंस लेके आनी है, क्यूट सी, एकदम ऐसा कि भाई ओह क्या भैंस है ना, ऐसी क्यूट सी शानदार सी एक भैंस लेके आनी है। तो अपन गए हरियाणा। कहाँ गए? हरियाणा का एक बहुत जाना माना पशुपालक था, 100 भैंसों की उसकी डेयरी चल रही है, ठीक है अंदर। अब बोलो, तो उनमें से तुम्हें लानी है कि भाई ना मेरे पास कितने 1.5 लाख रुपए, शानदार से शानदार मुर्रा नस्ल की एक भैंस लेके आऊंगा। कौन सी? तो आप गए, जाके आपने 100 भैंसों को निहारा, सबके गुणों को। ऐसा नहीं आप भी पशु पालोगे, बहुत तगड़ी डेयरी आपकी भी चलती है राजस्थान के अंदर। अभी बताया था, अभी तक गाय पालते थे, अब भैंस भी पालने की सोच रहे हो आप, तो भैंस लेने गए हो। तो आपने देखा कि वाह क्या भैंसे हैं, तो 100 की 100 भैंसों को निहार के फिर देखा कि ये 10 अच्छी है। कौन सी देगी? 10, है ना। 10 में से भी आपने देखा कि भाई किसका अडर साइज सबसे बड़ा है। जिसका अडर साइज सबसे बड़ा होता है उसका मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा होता है कि नहीं होता? किसकी मिल्क वेन ज्यादा प्रोमिनेंट है? मिल्क वेन जानते हो आप? मिल्क वेन वो है जो क्या है बेटा, अडर से ब्लड को लेके जाती है, ठीक है ना। मिल्क वेन को आपने देखा, आपने आंखों की, मुंह की, चेहरे की, माथे की, सींगों की, पूंछ की, स्किन की, सारी चीजों को देख के उसके आकार की, आकृति की, और सुबह दूध निकलवाया, फिर उसका शाम को दूध निकलवाया, और देखा कि वास्तव में इसका दूध है कौन सा। हाँ, अरे तू आ गया, अब तो बेटा तुझे किसी के ऊपर बैठना पड़ेगा, चुन ले खुद ही किसके ऊपर बैठेगा। कोई मोटे शरीर वाला पीछे से, हाँ ये भाई संभाल लेगा, वेरी गुड, सही बैठ गया। तो बेटा आपने लेट क्यों आया तू बेटा मुन्ना? क्या हाथ पकड़ लिया था किसी ने? क्या कह रही? नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी, ऐसे कह रही थी कि आज मत जाओ, आज तो संडे है। कि कभी हमें भी वक्त दे दिया करो अपना। कब तक वो फौजदार बुलाता रहेगा अपनी क्लास में। तो बेटा इसी बात पे क्या याद आया कि एक भैंस को देखा कि वाह, है ना, आपने सारे उसके लक्षण देखे कि क्या भैंस है, अडर साइज, दूध उत्पादन सारा देख लिया कि नहीं देख लिया। और शाम को उसको 1,40,000 रुपए दे के आप उस भैंस को उठा के, अरे बोलो, हरियाणा बॉर्डर लगता है जयपुर से, है कि नहीं? अरे कोटपुतली के बगल में जयपुर हरियाणा ही तो है। कोटपुतली अब तो ठीक है अलग जिला बन गया है, पर पहले तो आता ही था अपने। और अब वो पता नहीं है भी कि नहीं वो जिले, उनमें भी कंफ्यूजन चल रही है। ये किसमें आ गया? अरे वो चल रहा है ना यार, वो जिले वो तो बना गए कांग्रेस वाले। अब बीजेपी कह रही है ना साहब नहीं मानेंगे हम जिलों को। कोई ना, तो भाई अरे आपने जानवर को देखा, उसी के लक्षणों को देखा, अरे लीचड़ सुन ले, उसके लक्षणों को देख के उसको चयन करके ले आए कि नहीं ले आए? तो ये कैसा चयन है बेटा? ठीक है ना। फिर आता है एक फैमिली सिलेक्शन। कौन सा आता है बेटा? फैमिली सिलेक्शन। इसको अपन क्या बोलेंगे? पारिवारिक। कौन सा चयन है बेटा? ठीक है। अब दीपू को देखने आए लड़की वाले। कौन आए? ये अपना दीपू है, इसको आए लड़की वाले देखने। बेरोजगार है बेचारा, अभी एग्जाम होगा तब नौकरी लगेगी। तो दीपू को देखने आए, अभी इसको शादी का बहुत जोर से मन कर रहा है कि नहीं कर रहा नहीं जा रहा है ना। और सुबह शाम परेशान है, दोपहर में परेशान है, रात में ज्यादा परेशान है कि सर मेरे अरमान पता नहीं कहाँ तक जाके खड़े हो जाते। तो वो वाला सिस्टम किसके साथ में चल रहा है बेटा? दीपू के साथ में। लड़की वाले देखने आते, पापा जी बैठे हुए हैं, दीपू का भाई बैठा हुआ है। दीपू का एक भाई RAS, माना कि दीपू का भाई एक RAS और पापा जी IAS और सिस्टर पुलिस में सब इंस्पेक्टर और भाई साहब
गजब परिवार है, दीपू बेरोजगार है। तो लड़की वाले आए, लड़की के पापा ने पूछा कि साहब दीपू क्या करता है? दीपू तो साहब ठीक है, पर साहब मैं आईएएस हूँ, इसका बड़ा भाई आरएएस है, इसकी सिस्टर है सब इंस्पेक्टर है, और साहब मम्मी टीचर है। और फूफा जी की तो क्या ही बताए, फूफा जी के तो जलवे, फूफा जी बीजेपी, फूफा विधायक है। तो साहब भयंकर परिवार निकला कि नहीं निकला? अरे बोलो साहब दीपू क्या करता है? दीपू को बता, दीपू बेरोजगार है, एलएसए की तैयारी कर रहा है फौजदार सर से। ठीक है साहब, ये दीपू को फौजदार सर का नाम सुना, ठीक है फिर तो करा देंगे सिलेक्शन, कोई दिक्कत वाली बात ऐसी है नहीं। तो बापू सोच रहा है कि यार बापू आईएएस, भाई आरएएस, सिस्टर सब इंस्पेक्टर, मम्मी टीचर, फूफा विधायक, एक दीपू सेट नहीं होगा क्या इनसे? तो ठीक है फिर साहब, ये सोच के दीपू का क्या हो गया, रिश्ता पक्का हो गया। परिवार इतना बढ़िया तो छोरा तो नौकरी लगी जाएगा नहीं लग जाएगा? अरे बोलो तो ये कौन सा चयन है बेटा? जब परिवार इतना अच्छा है तो बच्चा भी अच्छा निकलेगा। तो आप कोई बुल को लेने गए, दीपू से किस पे आ जाते हैं? बुल पे। तो आप बुल को लेने गए तो आपने देखा कि भाई बुल का बाप ये शानदार युवराज का बेटा है, ये वो, पूरी आपने फैमिली देखी, भाई देखा, बहन देखी, माँ देखी, बाप देखा, दादा देखा, आपने सारा खंगाल लिया, पूरा परिवार देख लिया। जो जिंदा थे वो परिवार को खंगाला और देखा कि यार परिवार इतना शानदार है, तो दीपू ने जो गुलाब लेने गए वो शानदार होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो इसको क्या बोलते बेटा अपन? परिवार चयन। ये कौन सा चयन हो गया? परिवार चयन। अगला है बेटा पेडिग्री सिलेक्शन। कौन सा? पेडिग्री सिलेक्शन, या फिर इसको बोलते हैं अपन वंशावली चयन। बेटा पेडिग्री की परिभाषा पूछी गई थी 2022 के अंदर, है ना? परिभाषा आई थी, चयन नहीं आया था। पेडिग्री की परिभाषा अपन पेडिग्री सिलेक्शन के अंदर पढ़ते ही हैं। आपको पेडिग्री या वंशावली का मतलब पता होना चाहिए। पेडिग्री का मतलब होता है बेटा पूर्वजों का रिकॉर्ड संधारण करना। किसका बेटा? पूर्वजों के रिकॉर्ड को संधारित करना, या रिकॉर्ड कीपिंग ऑफ द एंसेस्टर्स। एंसेस्टर्स मतलब अपने पूर्वज हो गए, है ना? जैसे चलो मैं मेरी बात कर लेता हूं। मेरे जो परदादा थे, माना कि मेरे, माना नहीं सही में, मेरे परदादा थे कारे पहलवान जी, नाम चलता था भाई साहब पाकिस्तान के सबसे बड़े पहलवान की पैर पकड़ के उछाल दिया था, खतरनाक दादाजी। अरे बोलो हाँ, तो परदादा इतने खतरनाक, तो देखा अरे यार कारे पहलवान का पोता है, ये भी छोटा मोटा कारा पहलवान होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो तो ऐसे देख के बेटा कि ठीक है साहब छोरा क्या है, बढ़िया है। अरे बोलो तो सिलेक्शन हो गया कि नहीं हो गया? तू सोच रहा होगा सब मेरी बेइज्जती कर लिया, खुद की भी कर लो, चलो मेरी भी कर लेता हूं। तो बेटा हुआ कि नहीं हुआ बताओ? तो पूर्वज इतने बढ़िया हैं। या फिर अपन देखें जैसे युवराज, और इनके नाम सुने होंगे आपने भैंसों के, हरियाणा के पाड़े हैं शानदार शानदार, कोई 9 करोड़ का है, कोई 10 करोड़ का है, कोई 11 करोड़ का है, कोई 15 करोड़ का है, फिर भी ओनर क्या कह रहा है? नहीं बेचूंगा। मतलब इससे ज्यादा कमा के दे रहा है कि नहीं दे रहा हो? चलो उसकी भी बात करेंगे अपन प्रोजेनी सिलेक्शन में। तो मान लो कि युवराज तो आज मर जाए, मतलब बूढ़ा होके मरे, बेचारे का 9 करोड़ का भैंसा है, ऐसे तो क्यों मरे? बूढ़ा होके युवराज मान लो आज से 15 साल ही उम्र होती है इनकी ज्यादा से ज्यादा। 15 साल बाद में क्या हो गया? युवराज मर गया। लेकिन उसका सीमन था, उससे उसका कोई बेटा था, बेटे का पोता, और पोते का सड़पोता। आज भी वही फुकारे भर रहा है युवराज जैसी, यूं हाँ सिस्टम सेट कर दूंगा, ठीक है ना? जो भी पाड़े घूमेंगे अब मेरे ही पाड़े घूमेंगे, ऐसा कौन कह रहा है बेटा? युवराज का सड़पोता। कौन कह रहा है? युवराज का सड़पोता, है ना? और आप गए उसको लेने, युवराज के सड़पोते को, आपने देखा हुआ, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। साहब थोड़ा बताओ, बाप दादा तो बोलता है कि इसका परदादा युवराज था। कौन बोलता है? उसका ओनर। इसका परदादा कौन था? अरे वाह यार, 9 करोड़ का पाड़े का ये पड़पोता है, तो आप उसको ले आओगे नहीं ले आओगे? बोलो ये कौन सा सिलेक्शन है बेटा? तो पूर्वजों के आधार पर, पूर्वजों के रिकॉर्ड के आधार पर, है ना, जो अगली पीढ़ियां हैं उनका आप चयन कर रहे हो, तो उस चयन को क्या कह रहे हो आप बेटा? पेडिग्री सिलेक्शन कह रहे हो। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट सिलेक्शन कौन सा बचता है बेटा इसमें? सिलेक्शन का बेसिस प्रोजेनी सिलेक्शन। कौन सा सिलेक्शन? प्रोजेनी सिलेक्शन, या फिर इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? संतति, क्या बोलते हैं बेटा? क्लियर है? प्रोजेनी सिलेक्शन या संतति चयन क्या होता है? कोई बता पाएगा? कोशिश करो।
बताओ, हैं? संतति के आधार पर माँ बाप का चयन करना, समझ रहे हो? शब्दों पे ध्यान दीजिएगा बेटा। संतति, बच्चों के बेस पे किसका सिलेक्शन करना? माँ बाप का। चलो बात कर लेते हैं, इसको प्रोजेनी टेस्टिंग भी कहते हैं बेटा, ध्यान रखना। इसका दूसरा नाम क्या है? प्रोजेनी टेस्टिंग, संतति परीक्षण। ओए बात मत करे लीचड़, ऐसे तेरा सिलेक्शन नहीं होगा। फिर कल को बोलेगा सब मेरा प्रोजेनी सिलेक्शन तो नहीं हुआ, इंडिविजुअल सिलेक्शन करा दो मेरा, कलिंग हो जाएगी फिर। हाँ तो बेटा समझना, हाँ वेरी गुड। तो इसमें समझना कि वो युवराज की बात कर लेते हैं। अभी तो युवराज के सड़पोते की बात की थी, आप युवराज के सड़पोते को लेके आए थे युवराज के नाम के आधार पर। समझना इस चीज में फर्क है, युवराज के सड़पोते को लेके आए थे। अब अपन बोले युवराज अभी जिंदा है, युवराज अभी जिंदा है। 9 करोड़ उसकी अभी जो पिछला मेला गया है उसके अंदर उसकी कीमत कितनी लगी है? 9 करोड़ लगी है। उसकी 9 करोड़ कीमत क्यों लगी? अब पर्टिकुलर हम युवराज की बात कर रहे हैं, बच्चों की नहीं कर रहे। आप बच्चों को ला रहे हो तो फिर वो कैसा पेडिग्री सिलेक्शन हो जाएगा। अभी हमें युवराज का चयन करना है। युवराज की कीमत 9 करोड़ क्यों लगी? युवराज सुंदर दिखता है, युवराज सुडौल दिखता है, युवराज एक फुंकारे में सबको मजा दिला देता है, भैंस युवराज को देखकर खुश हो जाती है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए। भैंस युवराज को देखकर खुश हो जाती है, युवराज फुंकार अच्छी मारता है। मेरी बात सुनना बेटा, मैं बताता हूं युवराज के 9 करोड़ कैसे लगे, सुनना। अरे बेटा सुनो, युवराज का यहां पर प्रोजेनी सिलेक्शन हुआ है। 9 करोड़ कीमत लगने के पीछे युवराज का कौन सा सिलेक्शन है? प्रोजेनी सिलेक्शन। युवराज का सीमन भाई, उसकी वेशभूषा, उसकी कद काठी, उसकी पूरी चीजों को देख के इंडिविजुअल सिलेक्शन करके पहले उसका सीमन कलेक्शन किया गया। सीमन कलेक्शन किया गया। एक याद रखना बेटा, एक बार के सीमन कलेक्शन में लगभग 300 भैंस प्रेग्नेंट होती हैं, सेम बुल के अंदर है। एक इजैकुलेशन से, एक स्खलन से लगभग 300 स्ट्रॉ तैयार की जाती है सीमन की, ठीक है। और वीक में लगभग 2 बार सीमन कलेक्शन किया जाता है, एक भैंसे से और एक बुल, सेम चीज है दोनों के लिए। तो 300 एक इजैकुलेशन से प्रेग्नेंट हो रही है, 300 स्ट्रॉ तैयार हो रही है कि नहीं हो रही? तो एक वीक में वो कितनी भैंसों को प्रेग्नेंट कर रहा है? 600। क्लियर है ना? तो हमने देखा जो स्ट्रॉ एक बार तैयार की गई उसकी, और उससे फिर जो भैंसें प्रेग्नेंट हुई और उसके जो बच्चे हुए। युवराज की एक बेटी हुई भैंसिया, बड़ी होके वो क्या बनी? 2 साल बाद ही क्या बन जाएगी? वो भैंसिया बन जाएगी। 2-2.5 साल में वो हीट में आई, उसने दूध दिया और देखा गया कि युवराज की जो बेटी थी उसका दूध आ रहा है 20 से 25 लीटर, फैट आ रही है उसके अंदर 8%। समझ रहे हो? युवराज की बेटी का दूध कितना आया? 20 से 25 लीटर और फैट आ रही है 8%। मजा आ गया कि नहीं आ गया? अब तक पूरे गांव में ऐसी भैंस नहीं थी जो 25 लीटर और 8% दे रही हो। युवराज की बेटी ने ऐसा कर दिखाया। तो बेटा जब बच्चा नाम करता है तो नाम होता किसका है असल में? बाप का। किसका होता है? अपने नहीं होता। अपने कोई नौकरी वोकरी लग जाए तो बाप यार है मेरा बेटा, ये मेरी बेटी है, एक ही लठ के मारे। वो मूवी तो आई थी 12th फेल, जो चौहान को बोल के आता हूँ कि IPS है मेरा बेटा आई थी ना कल, तो वही वाला सीन है। वो बेटे से ज्यादा जो नौकरी लगता है उससे ज्यादा बाप को खुशी होती है। तो वही वाला बात है, नाम किसका हो गया बेटा? युवराज का। पिताजी कौन है यहाँ पर? अरे है कि नहीं? तो युवराज का क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर? नाम की। इसके तो भाई साहब इतना जोरदार इसके गुण है, इसके लक्षण है कि इसके बच्चे तो 25-25 लीटर दूध दे रहे हैं। एक नहीं, जितने भी 600 एक वीक के अंदर भैंस प्रेग्नेंट हुई, 600 के 600 बच्चे क्या है? एक नंबर के, सबका दूध बहुत शानदार, सारी बछड़ियों का। और मेल हो रहा है तो वही सुडौल बॉडी वाला उसका बच्चा पैदा हुआ। तो बेटा नाम किसका हो गया? युवराज का। कि इसके सीमन में तो दम है, इसके स्पर्म में तो दम है। जोरदार स्पर्म में जोरदार बच्चे पैदा होते हैं इसके। यही तो कराना चाह रहे हैं हम सिलेक्शन में। सिलेक्शन तुम नर का और मादा का क्यों कर रहे हो? जिससे बच्चे अच्छे पैदा हो। अरे अच्छे लक्षणों वाला नर और मादा क्यों चुन रहे हो? जिससे बच्चे अच्छे पैदा हो। और वो तो प्रूफ दे रहा है बार बार। 600 बच्चे देख लो, 600 में से 500 बच्चे जोरदार लक्षणों वाले धुआं उठा रहे हैं फील्ड के अंदर, नाम कर रहे हैं मेरा। कौन कह रहा है? युवराज कह रहा है। कौन कह रहा है बेटा? अरे बोलो। तो ऐसे करके किसका नाम हुआ? युवराज। फिर धीरे धीरे युवराज के सीमन की क्या हो गई? डिमांड हो गई।
हमारी भैंस को भी युवराज का सीमन दो, हमारी भैंस को भी युवराज का सीमन दो, हमारी भैंस को युवराज को सीमन दो। और युवराज के सीमन की एक स्ट्रॉ की कीमत हो गई 1000 रुपए। नॉर्मल भैंसे की चल रही है 300-400 रुपए में एआई हो रही है, मतलब सीमन का तो 40-50 रुपए में स्ट्रॉ मिल जाती है। और युवराज के सीमन कितने रुपए में जा रहा है? एक स्ट्रॉ 1000 रुपए के अंदर जा रही है। बोलो, एक स्ट्रॉ 1000 रुपए की। चल तू एवरेज चल 1000 से हिसाब लगा लेते हैं, आधा कर लेना भले ही, तो भी बहुत हो जाएगा। 1000 की एजैकुलेशन में 1000 गुणा 300 करो, कितने हो गए? 3 लाख हो गए। वीक में 2 है 6 लाख। तुम 1000 की जगह मान ले नहीं साहब हम तो 300 में दे रहे हैं, तो भी कितने हो रहे हैं? 500 मान ले एक बार, तो 6 की जगह 3 लाख हो गए। 500 मत मान ले, 250 मान ले, तो कितने हो गए? कितने हो गए? एक वीक के अंदर वो 2.5-3 लाख रुपए भी कमा के दे रहा है। मैंने तो अभी तुमसे 3 लाख लगवाए थे, एक वीक के 6 लाख लगवाए थे, सॉरी। अपन मान लेते हैं कितने 2.5-3 लाख भी वो कमा के दे रहा है। 2 लाख कमा के दे रहा है एक वीक के। एक महीने में कितने वीक होते हैं? तो 4 दूना 8 लाख एक महीने के। एक साल है कितने हो रहे हैं? 12 अट्ठे 96 लाख। एक साल में 1 करोड़ रुपए कमा के दे रहा है। ये तो बहुत सस्ता कर दिया मैंने सीमन तब है। अरे बोलो, 500 रुपए पे आ रहे हैं कितने? 3 लाख। तो समझ रहे हो? 1000 तक भी जाती है और भी महंगी जाती है इनकी, जो इनका जलवा होता है उनका। ठीक है, तो पता चला इतनी कीमत क्यों है? क्यों? उसके वो सुबह शाम मालिश कर रहा है तेल की, उसका जो मालिक है युवराज का। क्यों? उसकी 9 करोड़ में भी उसने नहीं बेचा, उसको डेली कमा के दे रहा है वो। ठीक है ना? अरे बोलो, अब ये तो नहीं सुना होगा कि भैंस जा रही है 9 करोड़ रुपए की। भैंस क्यों जाएगी? बिक क्या रहा है? सीमन। बिक क्या रहा है? इसलिए उसकी इतनी कीमत है। उसकी शकल देख के 9 करोड़ नहीं लगा के गया है कोई, उसका स्पर्म देख के, उसकी प्रोजनी देख के, उसका प्रोजनी सिलेक्शन किया गया है। उसके प्रोजनी सिलेक्शन के बाद में उसकी कीमत कितनी लगी है? 9 करोड़ रुपए लगी। समझ में आया कुछ? वेरी गुड। तो ये कौन सा सिलेक्शन है? अब इन चारों में से सबसे अच्छा सिलेक्शन बताओ, बेस्ट बेसिस ऑफ द सिलेक्शन। प्रोजेनी सिलेक्शन। प्रोजेनी सिलेक्शन सबसे अच्छा सिलेक्शन है। पूछो क्यों? पूछो क्यों? भाई तुम उस नर को, उस मादा को चुन के बच्चे ही पैदा करवाओगे। और प्रोजेनी सिलेक्शन में क्या हो रहा है? मान लो कोई युवराज है ना, युवराज को खरीदने गए, तुम गए कि नहीं गए? उसके 500 बच्चे फील्ड में बहुत शानदार हैं कि नहीं? तो 501 वहां जो तुम सिलेक्शन करके पैदा करवाओगे वो भी अच्छा आएगा कि नहीं आएगा? ये प्रूफ देगा कि नहीं देगा? बस, तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है ना? तो इंडिविजुअल में तुम्हारे पास सबूत है क्या अगली पीढ़ी बढ़िया आएगी? इसमें सिलेक्शन में क्या पता दीपू नहीं लगा तो? बोलो, दीपू आवारा हो गया तो दिक्कत हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? लेकिन चांस तो है, देखो चांस तो है, पूरे 99.9999% लगी जाएगा लौंडा। तो अपने देखे तो भाई दिक्कत तो कहीं ना कहीं है, लेकिन इसमें कोई कहीं डाउट करने की जरूरत है ही नहीं। इतनी बढ़िया प्रोजेनी पहले से है तो आने वाली प्रोजेनी भी बढ़िया। बेस्ट बेसिस ऑफ द सिलेक्शन क्या है? चलो लिखो बेटा, क्या लिखोगे? बेसिस ऑफ सिलेक्शन 4 हो गए। 1 नंबर पे हेडिंग डालो, इंडिविजुअल सिलेक्शन, व्यक्तिगत चयन। लिखो, एक इंडिविजुअल लिखो, एक इंडिविजुअल जानवर के प्रदर्शन के आधार पर एक इंडिविजुअल जानवर के प्रदर्शन के आधार पर एक इंडिविजुअल जानवर के प्रदर्शन के आधार पर चयन करना सबसे आसान है कि नहीं है? व्यक्तिगत चयन में जाके आपने क्या किया? जाके जानवर को देखा और 15 मिनट के अंदर आप क्या करके ले आए? उसका सिलेक्शन करके ले आए। अरे बोलो, इंडिविजुअल जानवर को देखा ना, बाप को देखा ना, दादा को देखा ना, बच्चों को देखा ना, परिवार को देखा, जानवर को देखा, देख के उसी गुणों को देख के आप ले आए। सबसे सरल है कि नहीं? और सबसे तेज है कि नहीं? सबसे आसान है कि नहीं?
तो सबसे ज्यादा उपयोग में लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा? आज भी किसान जाता है, कौन बाप दादाओं को और बच्चों को पूछता है? सीधा उसको देख के करके आ जाता है कि नहीं आ जाता है? भाई चल भाई हो गया काम। अरे बोलो। लिखो चयन का सबसे सरल, चयन का सबसे सरल, चयन का सबसे सरल, सबसे तेज, चयन का सबसे सरल, सबसे तेज, चयन का सबसे सरल, सबसे तेज एवं सर्वाधिक उपयोग में लिया जाने वाला आधार है। यह चयन का सबसे सरल, सबसे तेज एवं यह चयन का सबसे सरल, सबसे तेज एवं सर्वाधिक उपयोग में लिया जाने वाला आधार है, एवं सर्वाधिक उपयोग में लिया जाने वाला आधार है, एवं सर्वाधिक उपयोग में लिया जाने वाला आधार है। 2 नंबर पर लिखो बेटा फैमिली सिलेक्शन, पारिवारिक चयन, फैमिली सिलेक्शन, पारिवारिक चयन। फैमिली सिलेक्शन, पारिवारिक चयन, फैमिली सिलेक्शन, पारिवारिक चयन। लिखो बेटा परिवारजनों के प्रदर्शन के आधार पर चयन, परिवारजनों के प्रदर्शन के आधार पर चयन, परिवारजनों के प्रदर्शन के आधार पर चयन। फैमिली सिलेक्शन हो गया, परिवारजनों के प्रदर्शन के आधार पर चयन। अब लिखो बेटा पेडिग्री सिलेक्शन, वंशावली चयन, पेडिग्री सिलेक्शन या वंशावली चयन। पेडिग्री सिलेक्शन या वंशावली चयन। लिखो पूर्वजों के रिकॉर्ड के आधार पर, पूर्वजों के रिकॉर्ड के आधार पर, पूर्वजों के रिकॉर्ड के आधार पर चयन करना, पूर्वजों के रिकॉर्ड के आधार पर चयन करना, पूर्वजों के रिकॉर्ड के आधार पर चयन करना। पेडिग्री की परिभाषा लिखो जो 2022 में आई है। पेडिग्री, और पेडिग्री को क्या बोलते हैं हिंदी में? वंशावली। लिखो पूर्वजों के गुणों का, पूर्वजों के वंशावली या पेडिग्री में लिखना है, पूर्वजों के गुणों का रिकॉर्ड संधारण, पूर्वजों के गुणों का रिकॉर्ड संधारण, पूर्वजों के गुणों का रिकॉर्ड संधारण। संधारण शब्द नहीं सुना क्या? कीपिंग, रखना। संधारण का मतलब रिकॉर्ड रखना। संधारण एक तरह से संभालना भी होता है, रिकॉर्ड संभालना। संधारण शब्द हिंदी का ही है बेटा। लिख लिया कि नहीं लिख लिया? ये कौन सा हो गया? पेडिग्री। कौन सा बचा? प्रोजेनी सिलेक्शन। लिखो अगला बेटा चौथा, प्रोजेनी सिलेक्शन। प्रोजेनी सिलेक्शन या प्रोजेनी टेस्टिंग, दोनों नाम लिखने। संतति चयन या संतति परीक्षण। प्रोजेनी सिलेक्शन मतलब संतति चयन। प्रोजेनी टेस्टिंग मतलब संतति परीक्षण। दोनों नाम है, लिख लिए? लिखो बेटा। प्रोजेनी सिलेक्शन या प्रोजेनी टेस्टिंग, संतति चयन या संतति परीक्षण। लिखें बेटा? लिखो संतति के प्रदर्शन के आधार पर, संतति, बढ़िया से देना बेटा, है ना?
परिचर का देगा, फिर LSA का देगा। मेहनती वाला क्या यार, दो नौकरियां एक साथ लगाएगा है? लग जाएगी बढ़िया, आराम से बेटा, कि खोपड़ी बंद मार देना किसी की भी। क्या लिखा बेटा? संतति के प्रदर्शन के आधार पर जनकों का चयन। संतति के प्रदर्शन के आधार पर जनकों का चयन। लिख लिया कि नहीं लिख लिया? अरे बोलो। अब नर के अंदर बताओ ज्यादातर कौन से सिलेक्शन के आधार का उपयोग किया जाएगा? पूजनी का करो ना यार, सबसे बढ़िया है कि नहीं? लिखो, नर के चयन में इसी आधार का उपयोग किया जाता है। नर के चयन में इसी आधार का उपयोग किया जाता है। चाय पिला दे भांजे, लीचड़े। क्या लिखा? नर के चयन में इसी आधार का उपयोग किया जाता है। नर के चयन में इसी आधार का उपयोग किया जाता है। किया जाता है कि नहीं किया जाता? बोलो। लिख लिया बेटा? अगला लिखो, रास्ता दो भाई, रास्ता दो। लिखो, संतति चयन का सबसे अच्छा आधार है। संतति चयन का सबसे अच्छा आधार है। संतति चयन का सबसे अच्छा आधार है। ब्रैकेट में लिख दो, बेस्ट बेसिस ऑफ द सिलेक्शन। इंग्लिश में भी लिख दो, बेस्ट बेसिस ऑफ द सिलेक्शन। क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट लगा देना। संतति चयन का सबसे अच्छा आधार है, ब्रैकेट में बेस्ट बेसिस ऑफ द सिलेक्शन। ये भी नहीं लिख पाओगे क्या? शकल की तरफ देख रहे हो? बेस्ट बेसिस ऑफ द सिलेक्शन लिख लिया बेटा? बोलो ना, बहुत बढ़िया। अब एक चीज बताओ मुझे बेटा, एक चीज बताओ, दुग्ध उत्पादन का लक्षण ले लिया। सुन ले ओए लीचड़, ओए कौन सा लक्षण ले लिया? दुग्ध उत्पादन का लक्षण ले लिया। समझ रहे हो? लक्षण भाई आपको पता है, दुग्ध उत्पादन करती तो मादा है, लेकिन जीन तो नर के अंदर भी होगा कि नहीं होगा? आपको मैंने पढ़ाए थे क्या? कौन से लक्षण? लिंग सीमित लक्षण। जो लक्षण होते तो एक लिंग में है, लेकिन जीन दोनों। भाई स्तन ग्रंथियां नर के अंदर भी हैं, लेकिन सक्रिय थोड़ी है, जीन तो है ना। तो नर के अंदर भी दुग्ध उत्पादन का जीन होगा कि नहीं होगा? अभी तो मैंने बोला कि युवराज की बेटी 25 लीटर दूध दे रही है, मतलब युवराज का जीन गया है दूध वाला, लेकिन युवराज खुद दुग्ध का उत्पादन नहीं कर रहा। अरे बोलो। तो लक्षण लिया आपने दुग्ध उत्पादन का, लिया कि नहीं लिया? नर का चयन करना है इस लक्षण के लिए, तो आप कौन से मेथड का उपयोग, कौन से बेसिस का उपयोग नहीं कर सकते हो इन चारों में से? मेरा क्वेश्चन समझ रहे हो? लक्षण कौन सा लेना है? दुग्ध उत्पादन। भाई हम एक नर का चयन करें जिससे इसकी जो भी बछड़ी पैदा हो, जो भी बच्ची पैदा हो, उसका दुग्ध उत्पादन बहुत अच्छा हो। इस लक्षण के लिए हमें एक नर का चयन करना है, तो इन चारों में से कौन से आधार का उपयोग आप नहीं कर सकते हो? प्रोजेनी का कर सकते हो। पहले से एक बछड़ी है उस नर की, 25 लीटर दूध दे रही है, ला सकते हो इस आधार पर। पेडिग्री, पेडिग्री मतलब जिस नर को आप ला रहे हो उसकी माँ का बहुत शानदार दूध है, उसकी दादी का बहुत शानदार दूध है, ला सकते हो कि नहीं ला सकते? मतलब इसकी जो बेटी आएगी उसका भी दूध बहुत अच्छा आएगा। फैमिली, इसकी सिस्टर का बहुत अच्छा दूध आ रहा है ना, मदर का बहुत अच्छा दूध आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो वो फैमिली हो गई कि नहीं हो गई? तो बेटी का भी दूध अच्छा आएगा कि नहीं आएगा? व्यक्तिगत, नर का बहुत अच्छा दूध आ रहा है, खुद का है, खुद का दूध आएगा क्या? तो भाई इंडिविजुअल जानवर को देख के आप नर को दुग्ध उत्पादन के लक्षण के लिए इस आधार को उपयोग में ले सकते हो क्या? भाई खुद का दूध आ ही नहीं रहा,
तो आप कैसे बता सकते हो बच्ची का दूध अच्छा आएगा कि नहीं आएगा? परिवार देखना नहीं और कुछ देखना नहीं, खुद को देख के अब दुग्ध उत्पादन के लिए तो नर का कैसे चयन करके लाओगे आप? अरे बोलो, समझ गए ना मेरी बात? लिखो नोट डाल के, दुग्ध उत्पादन के लक्षण के लिए दुग्ध उत्पादन के लक्षण के लिए दुग्ध उत्पादन के लक्षण के लिए नर में व्यक्तिगत चयन का उपयोग नहीं किया जा सकता। दुग्ध उत्पादन के लक्षण के लिए नर में दुग्ध उत्पादन के लक्षण के लिए नर में व्यक्तिगत चयन का उपयोग नहीं किया जा सकता। दुग्ध उत्पादन के लक्षण के लिए नर में व्यक्तिगत चयन का उपयोग नहीं किया जा सकता। एक क्वेश्चन आता है, हाफ ऑफ द हर्ड किसे कहते हैं? हाफ ऑफ द हर्ड, झुंड का आधा, किसे बोलते हैं बेटा? क्यों? सायर क्या होता है? सांड नहीं, बाप। सांड बुल होता है बेटा, है ना? थोड़ा टर्म में डिफरेंस करना सीखो आप, सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, है ना? एक अपने को नॉर्मल इंसान की तरह नहीं बताना है कि सायर सांड है, बाप है। सायर क्या है? और डैम क्या है? माँ। माँ को डैम कहते हैं, पर मदर नहीं कहते हैं यहाँ पे। ओए बिचड़े, सुन ले, कहाँ जाए हुए थे, जल्दी लिख के। तो बेटा बाप को क्या बोलते हैं? सायर, और माँ को क्या बोलते हैं? डैम। तो झुंड का आधा, मान लो, अब मैं इसको समझाता हूँ क्यों कहते हैं। मान लो 10 गायें हैं किसी किसान के पास। कितनी गायें? 10। और एक नर है। कितना नर है? 1। फिर भी 11 जानवर तो 11 हो गए, जिनमें से माँ कितनी है? बाप कितना है? 1। फिर भी उस अकेले को कह रहे हैं झुंड का आधा है ये। समझ पा रहे हो? बहुत बड़ी बात कह रहे हैं अपन। भाई 10 गाय एक तरफ कर दी और एक बाप एक तरफ कर दिया। 10 माएं जो मान लो 10 बच्चों को जन्म दे रही हैं अगली साल, और 10 के 10 उस बाप के बच्चे। अरे बोलो। तो उस अकेले नर को तो बोल दिया, उस बाप को तो बोल दिया हमने झुंड का आधा, और 10 गायों को अलग झुंड का आधा। तुम 10 हो और ये अकेला 10 के बराबर है, ये भी झुंड का आधा है। समझ पा रहे हो? 10 गायें हैं, एक तरफ ये और एक बाप है एक तरफ ये अकेला झुंड का आधा है, और बचे हुए आधे झुंड में 10 गाय आती हैं। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि नहीं कह रहे? क्यों कह रहे हैं? मान लो इनके कितने बच्चे हुए? 20 बच्चे हुए अगली 2 साल के अंदर। कितने बच्चे हुए? इन सब 20 बच्चों का बाप ही अकेला है और माँ ये 10। हो गया ना आधा। जो भी बच्चे पैदा होंगे उनमें आधा जीन तो इसी का है, आधे जीन इसके, आधे इन 10 के। अरे बोलो, तो हो गया ना आधा। बस, तो इसीलिए ये लाइन बहुत पूछी जाती है कि झुंड का आधा किसे कहते हैं? किसे कहते हैं बेटा? बोलो ना। हेडिंग डालो, चयन की विधियां। चयन की विधियां, मेथड ऑफ सिलेक्शन, मेथड ऑफ। चले वो बेसिस थे। पुष्पा बेटा इधर आ, तू एक काम कर, इनको बोल कोई शोर नहीं करे, है ना? चुपचाप बैठ जाओ सारे। मेथड ऑफ सिलेक्शन, चयन की विधियां। चयन की विधियां, मेथड ऑफ सिलेक्शन। अभी क्या पढ़े थे अपन ने बेटा? बेसिस। बेसिस कितने थे? बेसिस कितने थे? और विधियां कितनी है? 3। अभी बताया था, लिख दो 3 होती हैं। कितनी विधियां होती हैं? इधर देखो भाई, सारे एक बार फटाफट समझ लेते हैं, फिर लिख लेंगे। अरे समझ ले क्या? इधर देखेंगे कितनी विधियां हैं बेटा? पहली होती है टेंडम सिलेक्शन। कौन सा सिलेक्शन? पहला कौन सा हो गया? टेंडम सिलेक्शन। दूसरा होता है बेटा इंडिपेंडेंट कलिंग मेथड। कौन सा? मेथड ही तो चल रहे हैं।
इंडिपेंडेंट कलिंग मेथड, हिंदी में बोलते हैं स्वतंत्र छंटनी विधि। कौन सी विधि? और तीसरा है बेटा टोटल स्कोर कार्ड मेथड। कौन सा? टोटल स्कोर कार्ड मेथड। इसका ही दूसरा नाम होता है बेटा सिलेक्शन इंडेक्स। क्या होता है बेटा? सिलेक्शन इंडेक्स, टोटल स्कोर कार्ड मेथड। ध्यान देंगे इधर, बहुत ही आसान सी चीज है। आप वही गए एक हर्ड के अंदर, आपने एक गाय को देखा और आपके सामने शर्त थी कि एक ही आप गए हर्ड के अंदर, गाय को देखा और देखा कि साहब अच्छा गाय है, ये गाय है, इस गाय का नाम राम प्यारी है। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वाह। राम प्यारी की आंखें देखी और आंखों ही आंखों में खो गए। ये बड़ी ही मनमोहक आंखें हैं इस गाय की। ना तुमने दूध देखा, ना तुमने फैट देखी, ना तुमने उसकी उम्र देखी, ना तुमने और कुछ देखा, केवल आंखें देख के उस गाय को ले आए। तो ये कौन सा सिलेक्शन हुआ? मतलब केवल कितने लक्षण को चुना? केवल। भाई अच्छी बात है, आंखें अच्छी हैं, बहुत बढ़िया है, इसके बच्चे आएंगे उनकी भी आंखें अच्छी होंगी, लेकिन केवल एक लक्षण पर किसी को ले आना अच्छी बात है क्या? बोलो। या केवल तुमने दुग्ध दुग्ध देखा कि बढ़िया इसका 15 लीटर दूध आ रहा है, ये तो पूछा ही नहीं कि ये तो 11 साल की हो गई, एक दो बार और भी आएगी बस। अरे बोलो, फायदे का सौदा हुआ क्या? केवल एक लक्षण के आधार पर चयन कर लेना टैंडम सिलेक्शन। चयन की सबसे घटिया विधि, इससे गंदी विधि कोई हो ही नहीं सकती। फिर आती है इंडिपेंडेंट कलिंग मेथड। इसमें क्या कर रहे हैं साहब? देखना, स्वतंत्र छटनी विधि के अंदर क्या कर रहे हैं? इसके अंदर दो या दो से ज्यादा अपन क्या लेंगे बेटा? दो या दो से ज्यादा क्या ले रहे हैं अपन बेटा? लक्षण। लो, तुम्हारा मन है उतने लक्षण लो, लेकिन ये वो है राजा महाराजाओं वाला सूरवीर है, अपनी शर्तों पर लाएगा। किस पर लाएगा? ये अपने मिनिमम स्टैंडर्ड निर्धारित करके जाएगा घर से ही। मिनिमम स्टैंडर्ड्स को हिंदी में अपन बोलेंगे न्यूनतम मानांक बोल सकते हैं। मानक क्या बोलेंगे? न्यूनतम मानक निर्धारित करके गया है, मिनिमम स्टैंडर्ड्स अपने निर्धारित करके गया है घर से ही। जैसे इसने देखा कि 15 लीटर दूध चाहिए मुझे कम से कम, क्या बोल के गया? गाय लेके आऊंगा। पहली शर्त तो क्या थी? गाय लेके आऊंगा, ठीक है ना। चलो ये लक्षण में नहीं आएगा, ये तो जानवर है तो स्पीसीज हो गई। लक्षण पहला चुना कि दूध कितना होना चाहिए और फैट होनी चाहिए। वो है कि गर्दन कटा देंगे पर अपने वचन से नहीं जाएंगे। वो है कि वचन ही मेरा शासन है और शासन ही मेरी प्रतिज्ञा है, अंगाड़े धूरे लठ गाड़ दूंगा, वो वाला आदमी है। हाँ, महेशवती जाने क्या क्या था, वो बाहुबली वाला सिस्टम है इसका। तो ये क्या कह रहा है? 15 लीटर से आधा लीटर कम भी दूध निकला तो गाय को, और 4 की जगह 3.9 भी निकला तो उस गाय को। इसको एक गाय मिली, जहां ये गाय लेने गया था वहां पर एक गाय मिली जिसका दूध था कितने लीटर? और फैट आ रही है 3.8। गाय में कोई कमी नहीं है, वो बढ़िया रेट में मिल रही है, 40,000 में ले जा। गिर नस्ल की गाय है, कितने में ले? क्या कह रहा है? नहीं, हाँ झुकेंगे नहीं साला। तो 3.8% फैट है अगले की। 25 लीटर दूध है यार, 40,000 में दे रहा है, अगला को बेचनी है, थोड़े पैसे की जरूरत है। अपने जैसा कोई समझदार आदमी जाएगा तो इस गाय को ले आएगा कि नहीं ले आएगा? यार 40,000 में इतनी शानदार गाय मिल रही है, साथ में एक बछड़ी और मिल रही है छोटी सी, है ना, उछल उछल के लेके आ जाएंगे, वाह मजा आ गया। गिर देसी नस्ल की गाय, इतना अच्छा दूध और डिमांड आज की डेट में सबसे ज्यादा जो डिमांडिंग मिल्क है ना किसी भी जानवर का, वो देसी गाय के जानवर का। मैं खुद ढूंढता घूम रहा हूं, मुझे देसी गाय का कोई दूध मिल जाए, नहीं मिलता। लोग देसी पालना ही भूल गए। सरकार की गलती है, सिस्टम की गलती है इसमें, ये पशुपालन विभाग की गलती है कहीं ना कहीं। अभी नहीं, आज से 10-5 साल पहले का जो प्रशासन था हमारा, विभाग था, या फिर बोलो विभाग की तो क्या ही चलती है, ऊपर वाली जो हमारी सरकारें थी उनकी गलती है इसमें। उन्होंने क्या बोला? नहीं, देसी गाय के अंदर विदेशी बैल का सीमन रखा जा रहा है, क्रॉस ब्रीडिंग कराई जा रही है। देसी गाय है, एचएफ का सीमन क्यों रखवा रहे हैं भाई? देसी का रखवा, सारी नस्ल बिगाड़ दी हमने, जाने क्या ही पैदा कर दिया। ना वो देसी रहा ना वो विदेशी रहा।
हाँ, वो उसी को तो गैर विवर्णित नस्ल बोला था मैंने, नॉन डेस्क्रिप्टिव ब्रीड। वही तो सब बिगाड़ दिया हमने कि हमें दूध दिख रहा था कि HF 30 लीटर, HF 30 लीटर, HF 30 लीटर। तो भाई देने देना, हमारी गिरवी बढ़िया दे रही है ना 15-20 लीटर। क्वालिटी देखी नहीं हमने, दूध की मात्रा देख ली कि दूध बहुत बढ़िया, दूध बहुत बढ़िया, दूध ज्यादा, दूध ज्यादा, दूध ज्यादा। ये देखना नहीं कि उसका 15 लीटर उस 30 लीटर से ज्यादा लाभदायक है, ये पता लगाए। अब हमें साल 2, 3, 4, 5 साल पहले अब अल्लाह कर रहे हैं कि देसी गायों को बचाओ, देसी गायों को बचाओ, देसी गायों को बचाओ, देसी गाय हमारी माता है, देसी गायों को बचाओ। माता तो पहले भी थी, तुमने बिगाड़ दी। क्यों बोला? आज भी डाल देते हैं जाके गिर में HF के, आज भी सीमन डाले जा रहे हैं, गलत चीज है। लेकिन आज फिर भी सरकार कह रही है कि नहीं साहब, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, RGM चल रहा है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन। गोकुल नाम ही देसी आ गया कि नहीं आ गया? आज सरकार कह रही है नहीं, अपनी नस्लों को, अपनी 5 नस्लें बढ़िया बढ़िया है, ये गिर, साहिवाल, थार पार कर बचा लो इनको, है ना। ये नस्लें गायब होती जा रही थी, लोग विदेशी पालने लग गए। जर्सी का दूध शानदार आ रहा है, 12 महीने दूध देती है, 15-20 लीटर दूध देती है, घर में रूख नहीं आने देती। HF का 30-30, 25-25 लीटर। यहाँ तो इस जयपुर एरिया में तो गजब की HF दूध दे रही है। चलो गर्मी में तो बेचारी से वो गर्मी सहन नहीं होती है, जयपुर, अलवर, ये जो अरावली, अजमेर, ये जो रीजन है, यहाँ पे तो HF बढ़िया पहाड़ों में फल रही है, फूल रही है। लोग देसी गाय को भूलने लग गए। अब कह रहे हैं नहीं साहब, हमें तो A2 मिल्क चाहिए, बहुत अच्छी क्वालिटी का मिल्क होता है। मिल ही नहीं रहा। देसी गाय लोगों ने पालना छोड़ दिया, रोड पे घूम रही है सारी देसी गाय। तो समझ रहा है ना? तो ये समस्या कहाँ गई बेटा? ये हमारी गलतियों की वजह से ये हुआ है। खैर, ये समझ के ऊपर होता है। पहले लोगों ने समझा कि हम दूध बढ़ाएंगे, अब लोग, इनके सरकार के और इनके सबके समझ में आ रहा है कि नहीं, हमें दूध तो देसी गाय का ही चाहिए। अमृत तो गाय दूध कौन सा है? देसी गाय का ही। विदेशी का तो दूध ही है, वो भैंस का पी लो चाहे गाय का पी लो, विदेशी का एक ही चीज है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो बेटा क्या कह रहा था मैं, विदेशी देसी गया क्यों? लेकिन इस गिर गाय को वो नहीं झुकेगा नहीं साला। 4% से 0.2% कम कैसे हुआ? अच्छी बात है क्या? बताओ, ये कोई बढ़िया तरीका हुआ क्या इसका? बोले बढ़िया बात है क्या इसकी? नहीं, गलत चीज है यार। ले आना यार, फायदे का सौदा छोड़ के आ गया। उसूलों के पीछे तो हम गुलाम बने। अगर हम हमारे, खैर उसूल में ऐसे नहीं कह रहा कि गलत थे, हम हमारे उसूलों पर ना टिके होते तो हम गुलाम भी नहीं होते। हर चीज के 2 पहलू होते हैं। अच्छी बात है उसूलों पर रहे, हम मेहमान पर हाथ नहीं उठाते। लेकिन खिलजी आके पूरे किले को लूट के ले गया ना मेहमान नवाजी में ही। अरे बोलो, उसूलों के पीछे तो गुलाम बने हम। एक बार थोड़ा सा उसूलों को साइड में रख के, हम नहीं साला घर में आया है लेकिन अपने ऊपर हाथ कैसे उठा सकता है, अपने साथ गलत कैसे कर सकता है, होगा मेहमान, काट दो गर्दन। काय को गुलाम बनते अपन? तो उसूलों के चक्कर में थोड़ा वही सिस्टम क्या हो जाता है, फिर खराब हो जाता है। तो ये क्या है बेटा? टोटल स्कोर कार्ड मेथड। इसको देख लेते हैं। ये बढ़िया, ये समझदार ने बनाया मेरे जैसे। ईस्ट इंडिया कंपनी भी तो ऐसे ही आई थी कि हम बिजनेस करेंगे, हम आपको थोड़े से पैसे कमा के देंगे, हम तो आपके क्या है, मेहमान है। वही पहले भावुक हो जाते थे पुराने लोग, आज भी हो जाते हैं। आज भी मतलब वो राजपाट तो चला गया, लेकिन लोगों की मानसिकता से राजपाट नहीं गया है। राजा के नाम पे लोग वोट दे के आ जाते हैं, भले ही राजा लठ लेके पीछे से कर रहा हो सिस्टम खराब पूरे। हाँ, नहीं हो रहा क्या? कई राजा MLA बन गए, MP बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, जान क्या क्या बन गए, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? जनता के लिए कुछ नहीं कर रहे। फिर भी हमारे क्या है, राजा वोट उन्हीं को दे के आएंगे। लोगों की मानसिक, हाँ भरतपुर में ही हो रहा है, खूब होता है। चलो ठीक है, वो नहीं है, ठीक है, वो सारी चीजें, नाम नहीं लेना किसी का, पर कई जगह, केवल एक जगह की नहीं कह रहा, लेकिन राजा महाराजाओं को आज भी अपन केवल नाम पे दे आते। अरे बोलो, तो लोगों की मानसिकता से तो आज भी राजपाट गया है क्या? नहीं गया। अरे नहीं गया ना। तो वही वाला सिस्टम कहाँ है बेटा? तब हुआ था अंग्रेजों के टाइम पे। तो ये वाली चीज है बेटा, टोटल स्कोर कार्ड मेथड। इसमें क्या करेंगे? इसमें इधर तो अपन लिखेंगे बेटा मूलांक, इधर लिखेंगे प्राप्तांक, नंबर मिलते थे, इधर लिखेंगे गुण। क्या लिखेंगे बेटा? गुण। ठीक है ना? गुण अपन ने लिख दिया कि पहला गुण ये है, दूसरा गुण ये है, तीसरा गुण ये है, चौथा गुण ये है, पांचवा गुण ये है, गुण लिख दिए। इधर गाय नंबर क्या लिख दिया? एक टेबल तो किसकी बना दी? गाय नंबर एक। कौन ठोक रहा है? कौन है रे? कौन सी ले ली? गाय नंबर 1 की टेबल बना ली कि नहीं बना ली? अरे बोलो, ऐसी टेबल हमें सारी गायों की बनानी है। 10 गाय, सुन ले लाला, 10 गाय, 10 में से एक गाय अपने को लेके आनी है। कितनी गाय लेके आनी है? तो 10 गायों की टेबल बना लेंगे। 10 लक्षण ले लिए मान लो, फिर सारे लक्षण तुम्हें जितने मिल रहे हैं सब ले लिए।
दुग्ध उत्पादन, वसा प्रतिशत, उम्र ले ली, आंखों का रंग ले लिया, कद काठी ले ली, पूंछ की लंबाई ले ली, अडर का साइज ले लिया, मिल्क वेन ले लिया, सारे लक्षण अपन ने ऐसे लिख दिए, सबको नंबर दे रहे हैं भाई। हाँ 10 में से नंबर देने, कितने में से दे रहे हैं 10 में से। इस पहली वाली गाय को मिले, मान लो ये गाय नंबर 1 है, ये गाय नंबर 2 है, गाय नंबर 3 है, इसको 9 मिले, इसको 7 मिले, इसको 6 मिले, इसको इसमें 9 मिले, इसको 8 मिले, इसको 7 मिले, इसको 10 में से 10 मिले, इसको 10 में 10 मिले, इसको इसमें से 6 मिले। तो ऐसे करके अपन ने टेबल बना ली कि नहीं बना ली। लास्ट में सबका क्या कर दिया टोटल, जिसको सबसे ज्यादा नंबर मिलेंगे उस गाय को लेके आ जाएंगे। बोलो तो स्कोर कार्ड बनाया कि नहीं बनाया आपने? ये देख के ना बेटा कौन है, बाहर देखे एक बार, पकड़ के लाना है इसको। कौन सा भैया? कौन जीतू भैया? हैं? भांजा बजा रहा है? भांजे को टांग देंगे उल्टा। एक खुद का चला गया, ये पकड़ के लाएगा सही में? कोई ना आ जा। क्यों बजा रहा था पूछा नहीं? हेमू बजा रहा है। तो बेटा क्या मिला, ये टोटल स्कोर कार्ड बन गया कि नहीं बन गया? जिसको सबसे ज्यादा नंबर मिलेंगे उस गाय को लेके आ जाओगे कि नहीं आ जाओगे? इससे बढ़िया क्या बात है। तो बेस्ट मेथड ऑफ द सिलेक्शन हो गया कि नहीं हो गया? ये बेस्ट बेसिस क्या था? प्रोजेनी टेस्टिंग या प्रोजेनी सिलेक्शन। और बेस्ट मेथड क्या है? सिलेक्शन इंडेक्स। सिलेक्शन इंडेक्स ज्यादा फेमस नाम है, ध्यान रखना है इसका। ज्यादा फेमस नाम कौन सा है? सिलेक्शन इंडेक्स। लिखो बेटा, एक नंबर डालो टेंडम सिलेक्शन। टेंडम सिलेक्शन लिखो, एक समय में सेम ही है बेटा, टेंडम, ये देखिए रही। देखो एक समय में एक लक्षण को ध्यान में रखकर, एक समय में, ये आवाज नहीं, एक समय में एक लक्षण को ध्यान में रखकर चयन करना। एक समय में एक लक्षण को ध्यान में रखकर क्या करना? चयन करना। एक समय में एक लक्षण को ध्यान में रखकर चयन करना। देखो चयन की सबसे खराब विधि, चयन की सबसे खराब विधि, चयन की सबसे खराब विधि। दूसरा लिखो बेटा, इंडिपेंडेंट कलिंग मेथड, स्वतंत्र छटनी विधि। स्वतंत्र छटनी विधि, स्वतंत्र छटनी विधि, इंडिपेंडेंट कलिंग मेथड, स्वतंत्र छटनी विधि, इंडिपेंडेंट कलिंग मेथड। लिखो बेटा, लिखेंगे एक बार में दो या दो से, एक बार में दो या दो से, एक बार में दो या दो से अधिक लक्षणों के आधार पर चयन करना। एक बार में दो या दो से अधिक लक्षणों के आधार पर, एक बार में दो या दो से अधिक लक्षणों के आधार पर चयन करना। एक बार में दो या दो से अधिक लक्षणों के आधार पर चयन करना। लेकिन प्रत्येक लक्षण के लिए, लेकिन प्रत्येक लक्षण के लिए एक न्यूनतम मानक, लेकिन प्रत्येक लक्षण के लिए एक न्यूनतम मानक निर्धारित किया जाता है। लेकिन प्रत्येक लक्षण के लिए एक न्यूनतम मानक निर्धारित किया जाता
है। क्या निर्धारित किया जाता है? न्यूनतम मानक निर्धारित किया जाता है। यदि कोई जानवर किसी भी न्यूनतम मानक को यदि कोई जानवर किसी भी न्यूनतम मानक को यदि कोई जानवर किसी भी न्यूनतम मानक को प्राप्त करने में असमर्थ है यदि कोई जानवर किसी भी न्यूनतम मानक को प्राप्त करने में असमर्थ है यदि कोई जानवर किसी भी न्यूनतम मानक को प्राप्त करने में असमर्थ है तो उसका चयन नहीं किया जाता है। तो उसका चयन नहीं किया जाता है। तो उसका चयन नहीं किया जाता है। उदाहरण जैसे राम प्यारी गाय, लिखो जैसे राम प्यारी गाय, जैसे राम प्यारी गाय दूध 25 लीटर, राम प्यारी गाय दूध 25 लीटर एवं वसा 3.8%, राम प्यारी गाय का लिख लेना, राम प्यारी गाय का दूध 25 लीटर एवं वसा 3.8% है, एवं वसा 3.8% है एवं न्यूनतम मानक क्रमशः 15 लीटर दूध एवं न्यूनतम मानक क्रमशः 15 लीटर दूध एवं 4% वसा है, एवं न्यूनतम मानक क्रमशः 15 लीटर दूध एवं 4% वसा है, तो राम प्यारी का चयन नहीं किया जाएगा। 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 अगला लिखो बेटा टोटल स्कोर कार्ड मेथड या सिलेक्शन इंडेक्स। तीसरा लिखेंगे टोटल स्कोर कार्ड मेथड या सिलेक्शन इंडेक्स। टोटल स्कोर कार्ड मेथड या सिलेक्शन इंडेक्स। टोटल स्कोर कार्ड मेथड या सिलेक्शन इंडेक्स लिखा। इसमें लिखेंगे बेटा सभी लक्षणों को मिलाकर एक स्कोर कार्ड तैयार किया जाता है। सभी लक्षणों को मिलाकर एक स्कोर कार्ड तैयार किया जाता है। सभी लक्षणों को मिलाकर एक स्कोर कार्ड तैयार किया जाता है। जिस जानवर का स्कोर कार्ड सबसे अच्छा होता है, जिस जानवर का स्कोर कार्ड सबसे अच्छा होता है उसका चयन किया जाता है। सभी लक्षणों को मिलाकर एक स्कोर कार्ड तैयार किया जाता है तथा जिस जानवर का स्कोर कार्ड सबसे अच्छा होता है उसका चयन किया जाता है। क्या किया जाता है? उसका चयन किया जाता है। चीज समझ में आएगी नहीं आई बेटा? स्कोर कार्ड एक तरह से जानवर की प्रजनन क्षमता को इंगित कर रहा है कि नहीं कर रहा? भाई जितना अच्छा स्कोर कार्ड बनेगा उतनी अच्छी क्या होगी? उसकी प्रजनन क्षमता होगी, है ना भाई? गुण इतने अच्छे होंगे, लक्षण इतने अच्छे होंगे तो प्रजनन क्षमता मतलब अगली पीढ़ी भी उतनी अच्छी होगी कि नहीं होगी? तो लिखो स्कोर कार्ड जानवर की प्रजनन क्षमता को भी इंगित करता है। स्कोर कार्ड जानवर की प्रजनन क्षमता को भी इंगित करता है। स्कोर कार्ड जानवर की प्रजनन क्षमता को भी इंगित करता है।
स्कोर कार्ड जानवर की प्रजनन क्षमता को भी इंगित करता है। इंगित नहीं जानता क्या? इंगित, इंगित दर्शाता है, गधा। जानवर की प्रजनन क्षमता को भी इंगित करता है। चयन की सबसे अच्छी विधि है कि नहीं? इंपॉर्टेंट लगा के लिखेंगे, यह चयन की सबसे अच्छी विधि है। 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 लिख लिया बेटा? तो इस प्रकार क्या कंप्लीट होता है आपका? सिलेक्शन। क्या कंप्लीट होता है बेटा? सिलेक्शन। अब अगली दो चीजें, एक तो हेरिटेबिलिटी और एक रिपीटेबिलिटी। कौन कौन सी बेटा? हेरिटेबिलिटी और रिपीटेबिलिटी, ये दो चीजें हैं। क्लियर है मेरी बात? ये वैसे तो क्वेश्चन ऐसे अंदर से कभी कुछ पूछा नहीं है, पूछे जाने की संभावनाएं भी कम है, लेकिन एक बार एक क्वेश्चन पूछा है कि हेरिटेबिलिटी को निम्न में से किसके द्वारा दर्शाया जाता है। 16 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है ना? इसलिए टॉपिक में पूरा आपको बता रहा हूं। जितनी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन हेरिटेबिलिटी और रिपीटेबिलिटी दोनों जुड़े हुए टॉपिक हैं आपस में, इनमें से बनता है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना? तो इसको दो तरीके से दर्शा सकते हैं बेटा। कितने तरीके से दर्शा सकते हैं? एक तो नैरो सेंस में और एक ब्रॉड सेंस में। कौन से सेंस में? ब्रॉड सेंस। नैरो सेंस में तो स्मॉल h स्क्वायर और ब्रॉड सेंस में कैपिटल H स्क्वायर। दर्शा सकते हैं? दर्शा सकते हैं। ये तो इसको दर्शाना हो गया। बाकी इसका मैं अगर संधि विच्छेद करूं, क्या करूं? तो ये दो शब्दों से मिलके बना हुआ है। एक तो है हेरिटेबल प्लस उसकी होने की जो एबिलिटी है। एबिलिटी मतलब क्षमता, हेरिटेबल मतलब वंशागत होना। तो सीधी समझ में आ रहा है कि कोई लक्षण है, वो अगली पीढ़ी में वंशागत होगा कि नहीं होगा? कितनी क्षमता के साथ में वो वंशागत। क्षमता का मतलब ये है कि मान लो कोई इंसान है, उसकी हाइट कितनी है? 6 फुट है, ठीक है ना? उसका बेटा भी 6 फुट का हुआ, तो 100% हेरिटेबल हुआ कि नहीं हुआ? अपनी पूरी क्षमता के साथ में हेरिटेबल हुआ है कि नहीं हुआ? तो उसकी हेरिटेबिलिटी ज्यादा हुई या कम हुई? ज्यादा हुई कि नहीं हुई? अब मान लो अपन बोले कि कोई काला आदमी है, ठीक है ना? उसका बेटा हुआ, उसका बेटा गोरा हुआ, तो काला लक्षण जो था वो अपनी पूरी क्षमता के साथ में हेरिटेबल हुआ या कम क्षमता के साथ में हेरिटेबल हुआ? तो इसकी हेरिटेबिलिटी क्या हो गई? जानवरों में आ जाते हैं। कोई जानवर, कोई गाय है, उसका 20 लीटर दूध है ना? उसकी बेटी हुई, उसका भी 20 लीटर दूध है, तो इसकी हेरिटेबिलिटी कम हुई या ज्यादा हुई? 40 लीटर दूध आया, चल 30 मान ले, 40 ज्यादा बोल गया मैं। कोई गाय है, उसका 15 लीटर दूध है, उसकी बेटी का 30 लीटर दूध आया, तो उसकी हेरिटेबिलिटी ज्यादा है या कम है या बराबर है? कम है। मतलब समझो आप, दूध ज्यादा मत देखे, लक्षण अगर 15 लीटर ही आता तो हेरिटेबिलिटी सबसे ज्यादा थी, क्योंकि जैसा मां के अंदर था वैसा ही किसके अंदर हेरिटेबल हुआ है? बच्चे के अंदर। जैसा मां के अंदर था सेम टू सेम बच्चे के अंदर गया। 15 लीटर हेरिटेबिलिटी सबसे ज्यादा है। 15 की जगह 20 लीटर भी आया तो वो हेरिटेबिलिटी उसकी सबसे ज्यादा नहीं है, तो पूरी क्षमता के साथ में नहीं हो रहा, वो तो अलग कुछ आया है। 20 लीटर दूध आ गया, मां जैसा आया क्या? तो ये तो जैसा मां वैसा बच्चे के अंदर अगर सेम टू सेम चीज जा रही है, उसकी हेरिटेबिलिटी ज्यादा है। 30 लीटर आ गया तो हेरिटेबिलिटी ज्यादा नहीं है, या 5 लीटर आ गया तो हेरिटेबिलिटी ज्यादा नहीं है। हेरिटेबिलिटी तब सबसे ज्यादा है जब 15 लीटर मतलब 15 लीटर। गोरा मतलब गोरा, काला मतलब काला, लंबा मतलब लंबा। कोई ठिंगना है, उसका लंबा हो गया, या कोई मध्य का है, उसका ठिंगना हो गया या लंबा हो गया, तो उसकी हेरिटेबिलिटी ज्यादा नहीं। मध्य का मतलब मध्य का बच्चा, ठिंगना मतलब ठिंगना बच्चा, लंबा मतलब लंबा बच्चा। सेम टू सेम चीज जा रही है, उसकी हेरिटेबिलिटी चेंज होके जा रही है, तो हेरिटेबिलिटी ज्यादा कम होगी कि नहीं होगी? जब चीज चेंज होगी तभी तो कुछ अच्छा आएगा। एक चीज पे दिमाग लगाना, जब चीज चेंज होगी तभी तो कुछ बढ़िया आएगा। अच्छा लक्षण कब आएगा? जब माँ बाप से कुछ बदल के आएगा। और माँ बाप से बदल कर कुछ अच्छा आना, इसे क्या कहते हैं? हाइब्रिड विगर।
याद आ रहा है? बच्चे का माँ बाप दोनों से गुणों में बेहतर होना क्या कहते हैं? हाइब्रिड विगर। अगर कोई लक्षण की है, ध्यान दे के समझ लेना, इतनी आसान चीजें नहीं है। अगर किसी लक्षण की हेरिटेबिलिटी ज्यादा है तो उसका जो हाइब्रिड विगर होने की जो क्षमता है वो कम होगी या ज्यादा होगी? कम होगी ना। जैसा बाप जैसी माँ वैसा बच्चा, हेरिटेबिलिटी तो ज्यादा हो गई लेकिन कुछ बदलाव आया क्या? हाइब्रिड विगर होने की क्षमता क्या हो गई? बदल दो इसको। माँ का मान लो 10 लीटर ही दूध था, बाप का भी कोई ज्यादा रिकॉर्ड अच्छा नहीं था, बच्चे का 20 लीटर आ गया, कुछ बदलाव अच्छा आया कि नहीं आया? हेरिटेबिलिटी क्या हुई? हाइब्रिड विगर क्या हुआ? तो हाइब्रिड विगर हेरिटेबिलिटी का व्युत्क्रमानुपाती होता है। बोलो लिखो, ये लिखो संधि विच्छेद और ये लिखो ब्रॉड और नैनो। आज तो नहीं हो पाएगी यार, बायोटेक बच जाएगी, बाकी तो हो जाएगा। बायोटेक आधे पौने घंटे की है? देखो फटाफट ले, कोशिश करते हैं हो जाएगी। तो बातें ज्यादा कर ली क्या आज मैंने? आज कम की है नहीं, 2 घंटे में तो कल तो बातें ही की थी शायद मैंने, कल तो कुछ पढ़ाया ही नहीं तुमको। बात करके चला गया था क्या मैं? खाली 10 लाइन बात करने में मजा आता है मुझे। तुम्हें सुनने में मजा आता है? बातों का ही खेल है। देखो जिंदगी में अगर अच्छी बातें मिल जाए ना, क्या करूं इसका? जिंदगी में कुछ अच्छी बातें मिल जाती हैं ना गुरु से, तो वो काम आती हैं जिंदगी भर। हमें हमारे गुरुओं की बातें याद आती हैं, अब भी कोई काम करते हैं ना कि यार कभी गुरु जी ने ऐसा कहा था। पीछे देख रहा है क्वेश्चन बता। मेरा तो परिचय का नहीं, क्या कह रहा है? मेरा तो 15 नंबर। क्या दिक्कत है इसमें? इंडिया की पूछ रहा है, इंडिया की पूछ रहा है ना? सही है। हाँ सही है एकदम, कोई समस्या ही नहीं है। 1 मिनट दिखवाऊं तेरे से? ले सही है एकदम 15 कोई दिक्कत है? देखो हिंदी इंग्लिश अलग अलग बता रहा है, इंग्लिश वाला सही, हिंदी वाला सही। लीक हो जाएगा। हाँ ये अलग है। इसमें पेन देना। मत देखे आगे देख, पेपर मत देखे। इसको काट के, कृत्रिम को काट के प्राकृतिक लिखवा दे इसमें, वहां भी करवा देना। लिखो किसी लक्षण या उससे, लिखो किसी लक्षण, किसी लक्षण या उससे, लीचड़ लपेट दूंगा, लिख किसी लक्षण या उससे संबंधित जीन का, बात नहीं, किसी लक्षण या उससे संबंधित जीन का, जीन, किसी लक्षण या उससे संबंधित जीन का भावी पीढ़ी में, भावी नहीं जानते क्या? अगली आने वाली है। मैं बिल्कुल ही हिंदी नहीं जानते यार, ना तुम इंग्लिश जानते, तुम जानते क्या मारवाड़ी? किसी लक्षण या उससे संबंधित जीन का अगली पीढ़ी में, लोग हमारो एक ही बात है, भावी अगली, भावी खराब कर दिया पूरा, कभी भावी कभी अगली है। किसी लक्षण या उससे संबंधित, भाभी नहीं बेटा, लौंडों को तो भाभी शब्द याद आ रहा होगा बस। भावी
नॉट भा, भी। किसी लक्षण या उससे संबंधित जीन का भावी पीढ़ी में स्थानांतरित होने की क्षमता, भावी पीढ़ी में स्थानांतरित होने की क्षमता हेरिटेबिलिटी कहलाती है। लिखो अगली परिभाषा। हेरिटेबिलिटी जीनीय विभिन्नता जीनीय विभिन्नता एवं लक्षणात्मक विभिन्नता का अनुपात होती है। हेरिटेबिलिटी जीनीय विभिन्नता एवं लक्षणात्मक विभिन्नता का अनुपात होती है। जीनीय विभिन्नता एवं लक्षणात्मक विभिन्नता का अनुपात होती है। क्या समझ में आया? इधर देखो, जीनीय विभिन्नता एवं लक्षणात्मक विभिन्नता का अनुपात होती है। समझना नहीं है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सीधी सी परिभाषा है। हेरिटेबिलिटी इज इक्वल टू वीजी अपॉन वीपी। वीजी मतलब जीनोटाइपिक वेरिएशन, जीनोटाइप में विभिन्नता। वीपी मतलब फिनोटाइपिक वेरिएशन, फिनोटाइप में विभिन्नता। फिनोटाइप को हिंदी में बोलते हैं लक्षण प्रारूप और जीनोटाइप को जीन प्रारूप। तो जीनीय विभिन्नता और लक्षणात्मक विभिन्नता का अनुपात क्या कहलाता है? हेरिटेबिलिटी। क्यों कहलाता है मत पूछो, सीधा याद करो, नोट डालो। हाँ ये लिखो ना, क्योंकि बेटा ये बहुत बड़ी बड़े कैलकुलेशन के बाद में हेरिटेबिलिटी रिपीटेबिलिटी समझ में आती है। मैं आपको शॉर्ट पे क्वेश्चन लिखा रहा हूं, तो आपको इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, उतना ही लगाना है जितना मैं लगवाऊं। पता चला दिमाग निकल के बाहर बैठेगा कि मैं नहीं खेल रहा, तो दिक्कत हो जाएगी। तुम में से आधे बैच की जेनेटिक्स बचेगी, है ना? आधे की हो जाएगी। फिर तुम्हारी फिजियोलॉजी चालू करें अब या फार्मा करें? कोई वो डेमो वेमो भी हुई थी क्या तुम्हारी? और तुम्हारी नहीं हुई है? क्या कह रहे हो? अरे एक एक बोले यार, आपके हिसाब से कोई सी पढ़ा दूं मैं? बीपी सर के क्या हो जाएगा? छोटी और बड़ी से क्या होता है? बड़ी है तो नहीं पड़ेगी, तो उससे क्या हो जाएगा? अरे चल मेरी बात सुनो, देखो जिनको ऐसे लगता है ना सिलेबस जल्दी करा दो, लगता होगा ना तुम्हें से पता नहीं क्या, मेरी बात, अरे मेरी सुन लो लीचड़, सुनाने के तो पैसे मिलते हैं मुझे। तो बात जो इनको लगता है जल्दी सिलेबस हो जाए, ये जैसे कह रही बेचारी की सर फार्मा छोटी सब्जेक्ट है तो वो फेल कर। अच्छा पेपर वाले क्वेश्चन कर लें, ये सही लॉजिक है। बाकी ऐसा है, देखो सिलेबस की टेंशन मत लेना तुम, जब हम कराने पे आए ना तो पता ही लगेगा और बोलो सर इतनी जल्दी हो गया क्या? ठीक है ना, छोड़ेंगे भी कुछ नहीं। और वो ये जब तो इतनी जल्दबाजी अभी करनी नहीं है, ठीक है? दिसंबर तक तुम्हारा आराम से हो ही जाएगा सिलेबस, और भर्ती तुम्हारी जनवरी फरवरी से पहले आ नहीं रही है। तो एक तो अरे मेरी सुन ले यार, एक तो जयपुर से मत भागना, ठीक है ना, जब तक भर्ती नहीं आ जाए। 8-10 महीने की बात है, ले लो कर्ज, ओए लीचड़े ले लो कर्ज वर्ज लेके रह लो, भले ही कोई दिक्कत नहीं है, और पैसा है इतना, काम चलाओ घर वालों पे, तो कह दो कि थोड़ा समय दो हमें, है ना? क्योंकि घर वालों को नहीं पता होता कि कितना जरूरी है, क्योंकि अपने घर वाले इतने ही बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते तो अपने ऐसे थोड़ी संघर्ष कर रहे होते। क्लियर है? तो घर वालों को आज ही कंपटीशन के बारे में नहीं पता। पहली चीज उनको ये पता है कि पढ़ना पड़ता है, और उनको लगता है कि घर आके भी बच्चा पढ़ लेगा हमारा। पहली चीज उनको बोलना माहौल का फर्क पड़ता है। उनको समझाओ कि माहौल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द स्टडी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब तक आपको पढ़ाई का माहौल नहीं मिलेगा, आप किताब लेके भले ही बैठे रहो, आप पढ़ नहीं पाओगे।
और आप देखते हो कि मेरा साथ वाला, मेरी साथ वाली इतनी जोर से पढ़ाई करके रैंक इतनी अच्छी लाके आ रही है और यहीं रह रहा है लगातार, तो उस चीज से बहुत फर्क पड़ता है। कॉम्पिटिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप कॉम्पीट नहीं कर रहे हो अपने से बेहतर से, तब तक आप कुछ अच्छा नहीं कर रहे हो। आप जयपुर आके भी, क्लास में बैठ के भी, टेस्ट दे के भी कंपटीशन की भावना नहीं रख रहे हो, तो आप सही नहीं कर रहे हो। अब लड़ाई तलवार की नहीं है, लड़ाई यही है, लड़ना तो मैं आपस में ही है। सिलेक्शन, आधे सिलेक्शन यही से होंगे, हमारे से ही। भाई जितनी भर्ती आएगी मैं लिख के दे देता हूं, आधा सिलेक्शन से वाले देगा। जितनी भी भर्ती आएगी उसके आधे सिलेक्शन हमारे ऑफलाइन ऑनलाइन बच्चों से ही होंगे। तो कंपटीशन है कहाँ? सही में क्या है? सही बात है, यही बात है। तो पिछली बार 1436 में से 500 से ऊपर सिलेक्शन है, झूठ थोड़ी बोल रहा हूं। और मैं अगर यूट्यूब वाली क्लास जोड़ू तो हर बच्चा मेरे से पढ़ा हुआ है राजस्थान का। पिछली भर्ती में हर बच्चा मेरा कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है, हर बच्चे के सिलेक्शन में। मजाक नहीं कर रहा मैं। यूट्यूब पे जाके कमेंट्स देख लेना, यूट्यूब की वीडियो देख लेना, 35 हजार व्यू है मैराथन के ऊपर। तो 10,000 तो एवरेज व्यू है। और बच्चा जो सेलेक्ट हुआ है वो क्लास देखी है उसने मेरी, भले ही वो कहता नहीं होगा, दूसरी कोचिंग में पढ़ा हो भले ही वो कहता नहीं होगा, पर उसने क्लास देखी है, तो मेरा कंट्रीब्यूशन है कि नहीं? तो मैं कह रहा हूं 500 बच्चे तो यहाँ पढ़े पढ़े ऑनलाइन ऑफलाइन मिला के, ऑनलाइन वाले की रैंक तो तुमने छापी और नहीं है। जो ऑनलाइन पढ़े उनके तो फोटो वोटो तो हमने कम ही लगाए, फिर लास्ट में खूब और बच्चों के भी फोटो आते रहे। एक बार जो छप गए थे शुरू वाली जो पहली लिस्ट आई थी, वो फोटो हमने छाप दिए थे, उसके बाद अपडेट किया ही नहीं फोटो वाली जो हमारा वो है। तो और कई बच्चे फिर वो कांटेक्ट भी नहीं कर पाते, ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले भी। कई ने जैसे अभी कई मैंने देखे फोटो, जो बच्चे चूरू में भी एक लड़की है रिंकी रिंकी करके, उसका फोन आया था मैं सेलेक्ट हूं, मैं तेरा तो फोटो ही नहीं है इसमें, हमने लगवाई ना। ऐसे भी बहुत बच्चे इनके फोटो लगे ही नहीं है, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं सारे बच्चों में कंट्रीब्यूशन है, क्लासें देखी हैं, 3-3 4-4 बार लोगों ने मेरी क्लास देख के सेलेक्ट हुए। मैं मजाक नहीं कर रहा, ये बच्चों के फोन आते हैं उसके बेस पे बता रहा हूं। तो कंपटीशन तुम्हारी शिवालय के अंदर ही है। अगर आप शिवालय कंपटीशन से लड़ लेते हो, यहाँ जीत लेते हो, यहाँ पे आपकी अच्छी रैंक आ रही है, तो वहां आप सेलेक्ट हो गए, 100% सेलेक्ट हो गए। आपके सिलेक्शन को कोई रोकने वाला है ही नहीं। तो यही आपस में अपना कितने पानी में कितने कीचड़ में घुसे हुए हो तुम देख सकते हो, यही मेजरमेंट अपना कर सकते हो हर संडे के टेस्ट में। और ईमानदारी से टेस्ट दिया करो, उसी तरीके से सोच के दिया करो जिस तरीके से आपको वहां देना है। रैंक का अब तो तुम्हारा आधा सिलेबस लगभग हो गया, होने वाला है। अरे हो गया ना, जितना हो गया सिलेबस तो हो गया ना, अपन कहने लायक तो हो गया ना, हमारा सिलेबस हो रहा है या हो गया। तो आप करो, रैंक इंप्रूव करो, हर टेस्ट में आपकी रैंक बढ़नी चाहिए। देखो वो यूट्यूब वाली सारी क्लास खत्म कर दो, है तुम्हारे पास टाइम। मर गए क्या? बिल्कुल जाहिल हो गए हो क्या? बिल्कुल ही अंदर आत्मसम्मान या बिल्कुल ही लड़ने की चेष्टा ही नहीं रही है क्या तुम्हारे अंदर? खत्म करो इन क्लास को। क्या करते हो घर जाके? टाइम पास करने के अलावा तुम करते क्या हो? तुम 5-6 घंटे भी नहीं पढ़ सकते हो क्या? तो ये सिलेबस करके वो क्लास रिपीट करो। तुम्हारे टेस्ट में नंबर नहीं बने, रैंक नहीं बने, तो मेरा नाम बदल देना तुम। तो क्लास खत्म तो कर, उनका रिवीजन तो कर, उनकी नोट्स तो बना, करो क्वेश्चन प्रैक्टिस। हमारे पास ये नहीं, हमारे पास जो नहीं, बहाने लगाते रहते हो, पढ़ते लिखते तो मोह नहीं। मजाक नहीं करना है। मैंने कल वो नहीं बताई थी, गर्दन कटा देते थे पहले, नहीं बताई ये बात? तो पुराने जमाने में लोग गर्दन कटा दिया करते थे युद्धों में जाके, है ना। विधवा औरतें और विधवा माएं पूरे परिवार को चला लिया करती थी। उस सूरवीरों की धरती पे बिलोंग करते हो तुम, भारत देश से संघर्ष किया है बेटा। 70 साल से ही तो मजे ले रहे हैं। मजे 70 साल में 100 करोड़ बढ़ा दिए हमने, इतने ले लिए मजे 70 साल से ही तो ले रहे हैं। उससे पहले तो पूरे भारत देश ने क्या किया है? संघर्ष ही किए, लड़ाइयां ही किए, युद्ध ही लड़े हैं बस, समझ रहे हो। तो तुमसे अभी पढ़ा नहीं जा रहा, तो क्या बात है? तुम इस देश की मिट्टी में पैदा हुए हो, तो 10 घंटे तुम पढ़ाई नहीं कर सकते हो? बोलो। नोट डालो, जिनकी हेरिटेबिलिटी कम होती है, खून में उबाल लाओ यार, भरी जवानी है तुम्हारे अंदर, पूरी एनर्जी है, फिर भी मर गए, मिट गए, खत्म हो गए, सिगरेट में फूक गए। लक्षण जिनकी हेरिटेबिलिटी कम होती है, H² लिख देना सीधी। लक्षण जिनकी हेरिटेबिलिटी कम होती है, अरे नोट डाल के लिख। लक्षण जिनकी हेरिटेबिलिटी कम होती है, लक्षण जिनकी हेरिटेबिलिटी कम होती है, उनकी हाइब्रिड विगर, उनकी हाइब्रिड विगर, उनकी हाइब्रिड विगर
या हेटेरोसिस की क्षमता, उनकी हाइब्रिड विगर या हेटेरोसिस की क्षमता, उनकी हाइब्रिड विगर या हेटेरोसिस की क्षमता, उनकी हाइब्रिड विगर या हेटेरोसिस की क्षमता अधिक होती है। उनकी हाइब्रिड विगर या हेटेरोसिस की क्षमता या हेटेरोसिस की क्षमता क्या होती है? बताया था ना, दोनों एक ही चीज है। किसके व्युत्क्रमानुपाती हो गई बेटा? ये हेरिटेबिलिटी के, लिख दो। लिखा बेटा? अरे बोलो ना। चलें आगे। अब लिखो बेटा रिपीटेबिलिटी। क्या हो गया? ये भी नहीं लिखा गया। तो बेटा ये टाइम है, उम्र है, जवानी है, एनर्जी है, इसका उपयोग करो सही दिशा में, है ना? ओए, और दिखा दो 1 साल के अंदर सारे पड़ोसी और रिश्तेदारों को क्या चीज हो तुम, कितना अवाल है तुम्हारे अंदर, क्या कर सकते हो तुम, दिखा सकते हो ना? तो रिपीटेबिलिटी को लिखो बेटा किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल आर। स्मॉल आर। सुनना बेटा, इसकी परिभाषा सीधे ही एक तरह से याद ही करनी है, ज्यादा दिमाग आपको लगाना नहीं है ना? एक परिभाषा बोल रहा हूं, समझ लो। इधर देखो, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं, सीधी एक परिभाषा याद कर लो, कि दिमाग लगाने के फिर पूरी कैलकुलेशन पढ़ो, वो वाली बात है। परिभाषा है, कोई लक्षण है, ओए कोई लक्षण है, हम सोच रहे हैं, वर्तमान में सोच रहे हैं, इस लक्षण के लिए सोच रहे हैं कि इस लक्षण का भविष्य में अगली पीढ़ियों में क्या प्रदर्शन होगा। आज इसका ये प्रदर्शन है, ये तो हो गया वर्तमान प्रदर्शन। इस लक्षण का ये क्या है? वर्तमान प्रदर्शन। इसका भविष्य में ये प्रदर्शन होगा। अगर भविष्य में इसका ये प्रदर्शन होगा तो उस भविष्य के प्रदर्शन का वर्तमान के प्रदर्शन पर क्या प्रभाव होगा? किसी लक्षण के भविष्य के प्रदर्शन का वर्तमान के प्रदर्शन पर प्रभाव या प्रतिगमन, एक वर्ड आता है प्रतिगमन या रिग्रेशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है ना? सीधा याद करना है, कोई लक्षण के भविष्य के प्रदर्शन का वर्तमान के प्रदर्शन पर प्रतिगमन। प्रतिगमन एक तरह से प्रभाव, ठीक है? वापस, किसी लक्षण के भविष्य के प्रदर्शन का वर्तमान के प्रदर्शन पर प्रतिगमन रिपीटेबिलिटी कहलाता है। लिखो। नहीं आया समझ में? समझना भी नहीं आया तो सीधी परिभाषा लिखो। किसी लक्षण के भविष्य के प्रदर्शन का, किसी लक्षण के भविष्य के प्रदर्शन का किसी लक्षण के भविष्य के प्रदर्शन का वर्तमान के प्रदर्शन पर, किसी लक्षण के भविष्य के प्रदर्शन का वर्तमान के प्रदर्शन पर प्रतिगमन, ब्रैकेट में लिख दो रिग्रेशन, रिपीटेबिलिटी कहलाता है। किसी लक्षण के भविष्य के प्रदर्शन का वर्तमान के प्रदर्शन पर प्रतिगमन क्या कहलाता है? मुंह फाड़ने से जंगें नहीं जीती जाती हैं, गर्दन कटानी पड़ती है। किसी लक्षण के भविष्य के प्रदर्शन का वर्तमान के प्रदर्शन पर प्रतिगमन क्या कहलाता है? नोट डालो, हेरिटेबिलिटी तथा रिपीटेबिलिटी की रेंज, ऐसे लिखो। अब इनको सीधे उससे लिखो जिसे प्रदर्शित करते हो। ये होती है बेटा 0 to 1। पूरी कैलकुलेशन के बाद में 0 और 1 के बीच में इनकी वैल्यू निकल के आती है, किसकी? रिपीटेबिलिटी और हेरिटेबिलिटी की। रिपीटेबिलिटी और H² और R की रेंज कितनी हो गई? 0 to 1।
सामान्यतः स्मॉल आर एच स्क्वायर से अधिक होती है। सामान्यतः रिपीटेबिलिटी हेरिटेबिलिटी से अधिक होती है। सामान्यतः स्मॉल आर एच स्क्वायर से अधिक होती है, मतलब रिपीटेबिलिटी हेरिटेबिलिटी से अधिक होती है। सामान्यतः रिपीटेबिलिटी हेरिटेबिलिटी से अधिक होती है। अब ये लिखा हुआ है ना, सामान्यतः स्मॉल आर एच स्क्वायर से अधिक होती है। सामान्यतः स्मॉल आर एच स्क्वायर से क्या होती है बेटा? अधिक होती है। कोई समस्या? ब्रीडिंग का लास्ट टॉपिक ये बच रहा है, ब्रीडिंग जेनेटिक्स ब्रीडिंग के लास्ट टॉपिक है। उसके बाद में बायोटेक्नोलॉजी वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना। पहले मैं नहीं पढ़ाता था पिछली भर्ती में, लेकिन अभी हमें पढ़ाना पड़ता है क्योंकि एक क्वेश्चन पूछ लिया था बायोटेक से, परिभाषा पूछी थी। वैसे तो आसान क्वेश्चन था, आप आराम से बता देते हो, कोई समस्या वाली बात नहीं। उस परिभाषा को पूछ के उसको देख के आप आराम से बता दोगे कि ये जैव प्रौद्योगिकी या फिर बायोटेक्नोलॉजी की बात करना चाह रहा है ना। लेकिन फिर भी अपन रिस्क ना लेके इसमें थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट किसके पढ़ेंगे अपन? बायोटेक के। उसमें आधा घंटा लगेगा, है ना, वो अपन बाद में देख लेंगे। लेकिन ये लास्ट टॉपिक है, ये पढ़ लेते हैं, कंजर्वेशन या फिर संरक्षण। वैसे आप इसको ज्योग्राफी के अंदर भी पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? लेकिन मैं भी पढ़ा देता हूँ। संरक्षण दो प्रकार का होता है, लिखो मत, इधर देखो। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक तो होता है बेटा इन सीटू कंजर्वेशन, इधर देख ले लीचड़, मत लिखे। क्या होता है? इन सीटू कंजर्वेशन, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं स्वस्थानीय संरक्षण। क्या बोलते हैं? स्वस्थानीय संरक्षण। और एक होता है बेटा कौन सा? एक्स सीटू कंजर्वेशन। अरे कौन सा? एक्स सीटू कंजर्वेशन या फिर बहिस्थानीय संरक्षण। क्या बोलते हैं बेटा? तुम नहीं सुधरोगे पीछे लाइन वाले। सुधर जा, नहीं मैं सुधार दूंगा। इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू कंजर्वेशन कितने प्रकार का हो गया बेटा? दो प्रकार। सीधी सी बात है, इसमें हमें जो हमारी बायोडायवर्सिटी है ना, बायोडायवर्सिटी समझते हो? जैव विविधता हिंदी में कहते हैं जिसको। समझने का मतलब है कि नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड अदर, है ना। नंबर ऑफ स्पीसीज समझ रहे हो? जो भी जातियां हैं हमारी इस पृथ्वी पर, उनको संरक्षित करना। वो विलुप्त हो रही हैं बहुत सारी जातियां। उसका कारण कहीं ना कहीं मनुष्य है, मनुष्य के क्रियाकलाप है। मनुष्य पॉल्यूशन फैला रहा है ना। मनुष्य दुनिया भर के टावर लगा रहा है, नेटवर्क लगा रहा है, इधर उधर सारी चीजें, पहाड़ों को तोड़ रहा है, पेड़ों को काट रहा है। ये सारी गलतियां हमारी हैं। मनुष्य की वजह से, मनुष्य के इन क्रियाकलापों की वजह से बायोडायवर्सिटी दिन ब दिन क्या होती जा रही है? बिगड़ती जा रही है, भयंकर तरीके से बिगड़ रही है। और एनसीईआरटी किताब में आप जाके इकोलॉजी के अंदर देखोगे, 4 चैप्टर इकोलॉजी के 12th क्लास के 13 से लेके 16 तक, उसमें लिखा हुआ है कि अभी हम प्रलय की 6वीं प्रलय होगी इस पृथ्वी पर। 5 बार और प्रलय हो चुकी है। पहले इंसान के से पहले इस पृथ्वी पर कितनी बार पूर्ण रूप से जीवन समाप्त हो चुका है? 6वीं प्रलय की ये तैयारी चल रही है, और ये कम से कम 1000 गुना तेजी से चल रही है तैयारी, ठीक है। और उसका कारण क्या है? मनुष्य। मतलब हम प्रलय की तरफ जा रहे हैं, हम इस पृथ्वी की संपूर्ण नष्ट होने की तरफ जा रहे हैं, और बहुत तेजी से जा रहे हैं। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि 100 साल, 50 साल, 200 साल, 300 साल, हो सकता है हजारों साल और चल जाए, लेकिन जो पहले जितनी प्रलय हुई है उनसे हम बहुत तेजी से उसकी तरफ जा रहे हैं। इसका कारण हमारे ही क्रियाकलाप है। हम पेड़ों को काट रहे हैं, हम बहुत सारी जो जातियां हैं वो हमारी वजह से खत्म होती जा रही हैं, है ना। पक्षियों का तो हमने सर्वनाश ही कर दिया। पक्षियों पे सबसे ज्यादा फर्क पड़ा है जो नेटवर्क और ये जो पॉल्यूशन है। पक्षियों पे आप देखोगे जयपुर में कबूतर के अलावा आपको दूसरा कोई पक्षी नहीं दिखेगा। ये हालत हो गई है शहरों की। तो जयपुर तो फिर भी बहुत सही शहर है। अब दिल्ली एनसीआर में चले गए तो आपको सुबह वहां इधर से उधर कौन खड़ा है ये दिखाई नहीं देता सर्दियों में। तो अभी दिवाली के बाद में देखना, वो त्राहिमाम होगा 3 महीने के लिए। भयंकर बुरी हालत हो जाती है, कुछ दिखाई नहीं देता, सांस लेने में तकलीफ आती है, अस्थमा और ये सारी रेस्पिरेटरी डिजीज बन जाती है, भयंकर हालत हो जाती है। दिवाली पे धुआं उड़ेगा, है ना। अब वो समझदार आदमी केजरीवाल तो यही कहता है कि पटाखे मत चलाओ, फिर लोग आ जाते हैं ना साहब हमारी दिवाली पे हम पटाखे नहीं चलाएंगे। अरे भाई दिल्ली में मत चला, बाहर जाके चला ले, जा पहाड़ों पे जाके, हिमाचल में जाके चला के आ जा तू। इतनी जोर के तेरे पटाखों का मन हो रहा है तो भाई समझदार आदमी, पढ़ा लिखा आदमी तो कह रहा है पटाखे मत चला एनसीआर में जाके, क्योंकि वहां वैसी सांस नहीं ली जा रही है। तुम पटाखे चलाओगे दिल्ली, फिर दिवाली के 10 दिन तो ये हालत रहती है, स्मोक बन जाता है, थोड़ी थोड़ी धुंध आने लग जाएगी। धुआं और स्मोक मिलके स्मोक बनाता है, स्मोक जहर है हमारी सांसों के लिए। तो पढ़े लिखे आदमी मना कर रहे हैं कि भाई मत चला पटाखे।
ऐसे कैसे नहीं चलाया अब ये कह। हाँ मतलब मैं कह रहा हूं कि यार एजुकेटेड लोग अनपढ़ों जैसी बातें कर रहे हैं कि हाँ हमारी दिवाली पे श्री राम आए हैं, तो श्री राम कब कह रहे हैं तू मेरे लिए पटाखे चला भाई? श्री राम ऐसे कहेंगे कि तुम पटाखे चला के धुआं फैलाओ? क्यों ऐसी बातें करेंगे भगवान? नहीं साहब हम तो चलाएंगे भाई। तो ऐसा कर कहीं समुद्रों में जाके चला के आजा, पटाखे चलाने। तो यहाँ क्यों चला रहा है? यहाँ सांस नहीं ली जाएगी अगले 10 दिन के लिए, फिर ये हालत हो जाती है। तो फिर भी हमारे समझ में नहीं आता। नहीं साहब ऊपर वाले चलाएंगे हम तो, नीचे वाले पटाखों से तो काम नहीं चलेगा। कौन से चलाएंगे? ऊपर वाले चले। और मना करेंगे तो और ज्यादा चलाएंगे। मना किया हमसे, थारे भाई हरसिंदर से मना किया पटाखे चलाऊंगा, आग लगा दूंगा, आग धुआं उठा दूंगा। ये हालत हो जाती है, फिर सांस नहीं ली जाती, चला ले पटाखे, है ना। तो ये भाई एजुकेशन के हिसाब से अपने अंदर समझदारी आनी चाहिए। और मैं कह रहा हूँ एजुकेशन आती जा रही है और इंसान ज्यादा ना समझ होता जा रहा है। हाँ हमारा त्योहार है हम चलाएंगे पटाखे। ये यार तो समझ ही नहीं रहा है। फिर कल को तू ही फिर फूफू करेगा कि सांस नहीं ली, अस्थमा हो गया मेरे, ये हो गया मेरे, ये हो गया मेरे। फिर दिक्कतें खुद को ही होती कि नहीं होती? फिर हम दूसरों को गाली देते कि वो पटाखे चलाते थे। भाई तू भी तो शामिल था, है ना। पॉल्यूशन अपने को लगता है कि सही बहुत खतरनाक चीज है पॉल्यूशन। ये जो उम्र कम होती जा रही है, दुनिया भर की बीमारियां फैल रही हैं, ये सब हमारे खान पीन और जो सांस, इसमें जो गंदगी आ गई है। नहीं बूढ़े लोग यार क्या नहीं खाते थे बताओ? हमारे बाप दादा नहीं खाते थे क्या? दबा के घी पीते थे। आजकल घी मत खाओ, फैट है ये वो, दबा के घी खाते थे, दुनिया भर की चीजें खाते थे और खूब नशे भी करते थे। मेरे दादा ने खूब भांग पिए, कोई दिक्कत नहीं हुई, 85 साल के होके मरे थे। और आज क्या हालत होगी है? निकल लिए ना दादाजी ने दादाजी को टाइम हो गया, 85 साल पे तो जाएंगे यार। तो कुल मिला के क्या हो रहा है आज की डेट में? 60 का होते ही तो अरे यार हालत खराब हो गई हमारी। तो पहले काम करते थे लोग, काम के साथ में, और खाते पीते थे ढंग से, और हवा शुद्ध थी, खान पीन शुद्ध था। आज हमारी जो फसलें हैं उनमें कितना फर्टिलाइजर जाता है, दुनिया भर का जाता है कि नहीं जाता? हालत खराब कर रखी है। पंजाब से बीकानेर के लिए एक ट्रेन चलती है जिसका नाम है कैंसर ट्रेन। कैंसर ट्रेन, बीकानेर में जाना माना हॉस्पिटल है कैंसर का, कैंसर हॉस्पिटल गवर्नमेंट वाला ही, क्या नाम, पीवीएम गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल है, जाना माना है, विश्व प्रसिद्ध है। कैंसर का बहुत अच्छा वहाँ पे ट्रीटमेंट होता है, बहुत अच्छी रिसर्च वगैरह हुई है वहाँ पे कैंसर के लिए। एसपीएमसी के अंदर ये कॉलेज से जो एफिलेटेड है, मेडिकल कॉलेज से, पंजाब से स्पेशल ट्रेन आती है बीकानेर में कैंसर के पेशेंट्स की। उसमें आते हैं क्योंकि पंजाब में खेती ज्यादा है, उत्पादन सबसे ज्यादा है, गेहूं सबसे ज्यादा कहाँ पैदा होता है? पंजाब के अंदर होता है। सारी फसलें, 1 बीघा में 30-30 मन गेहूं निकल रहा है, 40-40 मन भी निकाल लेते हैं वो तो। पानी अच्छा है, जमीन अच्छी है, फिर उल्टा और क्या डाल रहे हैं? फर्टिलाइजर। किसान तो डालेगा ही, किसान को ज्यादा मिल रहा है, क्यों नहीं डालेगा? लेकिन वो क्या हो गया फिर? अशुद्ध हो गया, उससे फिर क्या हो रहा है? कैंसर हो रहा है। कार्सिनोजेनिक है सारे के सारे जो फर्टिलाइजर है, क्या पैदा कर रहे हैं? कैंसर पैदा कर रहे हैं। अरे है ना, ये कारण है। तो बेटा स्वयं स्थान है, तो इन बायोडायवर्सिटी को अपने घर, बायोडायवर्सिटी को अपने घर ही बचाने के लिए कौन सा संरक्षण किया जाता है? इन सीटू कंजर्वेशन किया जाता है अपने घर के। भाई मान लो कि ऊंट कहां पाया जाता है? राजस्थान के रेगिस्तान में, वहीं संरक्षित कर दें। और हम चला भी रहे, हमारी गवर्नमेंट ने भी स्कीम चलाई है ना, कैमल कंजर्वेशन स्कीम, याद रखना है, मैंने उसके एक्सटेंशन क्वेश्चन है, सीसीएम है ना, सीसीएस, कैमल कंजर्वेशन स्कीम। इसके अंदर जो ऊंट पालक है उसको, पहले तो 10,000 थे कांग्रेस सरकार में, अभी 20,000 हो गए। 10,000 की पहली किस्त पैदा होते ही आएगी, और फिर 1 साल होने के बाद आएगी दूसरी किस्त। 2 किस्तें आती हैं, 3 आती है क्या? अब 3 हो गई होंगी, हमारे जमाने में 2 थी 5-5 की। जब मैंने खुद टैग लगाए, रजिस्टर किए, जो कैमल है उधर थे जहाँ मैं पहले था, तो पहले 10,000 में 2 किस्तें आती थी। एक तो पैदा होते ही 5,000 की किस्त आई, दूसरी किस्त आती थी 5,000 की, जब वो 1 साल का हो जाएगा। अब 20,000 हुए, तो पता नहीं क्या चेंजेज हुए, मुझे भी नहीं पता, हो सकता है 3 में हो गई हो ये। तो ये वाली चीज है। तो कैमल के लिए गवर्नमेंट स्कीम चला रही है। कहाँ भाई? इसका उपयोग कम हो गया ऊंट का, तो फिर ऊंट भी कम होने लग गए। लेकिन अब उसको पता चलेगा किसी को, रेवाड़ी जाति जो है, रेवाड़ी रायका, ये ऊंट पालने के लिए जानी जाती है। ऊंट पालक सबसे बड़ी जाति राजस्थान की कौन सी है? रेवाड़ी या रायका, एक ही जाति है, रेवाड़ी रायका एक ही है ना। अरे बोलो। तो ये इस जाति को, ऊंट को पालने के लिए जाना जाता है। उनको लगेगा 20,000 रुपए आ रहे हैं यार इसके एक बच्चे पैदा होने पे, तो ये तो बढ़िया चीज है ना, तो वो पालेंगे। और वो मतलब मैंने वहां पे जाके, मैंने पहली बार ऐसी चीज देखी, मैं तुम्हें झूठ नहीं बोला, क्योंकि हमारी तरफ ये चीज नहीं होती थी। वो मतलब जो रेवाड़ी है वो क्या करते हैं, ऊंट को लेके निकल जाते हैं, 6-6 महीने के लिए निकल जाते हैं चराने के लिए ही, उनको खाने पिलाने के लिए,
और वो साल में एक बार लौट के आते हैं, एक बार घर आएंगे, 10-5 दिन रहेंगे और फिर चले जाएंगे। तो जिस दिन मैं रजिस्ट्रेशन कर रहा था उस दिन वो 6 महीने बाद घर आया था। इनके टैगिंग कर रहा था मैं कैमल की, CCS के अंदर ही, कैमल कंजर्वेशन स्कीम के अंदर। तो मैंने उससे ऐसी बात तो करेंगे जब कर रहे हो सारा काम, तो बोल रहा था साहब मैं आज ही आया हूँ, आपने आपका फोन आ गया था तो मुझे ऐसे पता चला था कि पैसे आ रहे हैं, तो मैं आज ही इनको लेके आया हूँ और मैं 6 महीने बाद घर लौट के आया हूँ। पूरे राजस्थान में, MP, गुजरात तक, वो वहाँ तो गुजरात बॉर्डर पे था, मैं सिरोही था जब पहले, गुजरात में चराने चले जाते हैं जहाँ पे बढ़िया वो रहता है। गर्मियों के टाइम पे तो वो खासकर निकल जाते हैं, बारिशों में तो अपने यहाँ पे खूब अवेलेबिलिटी होती है, लेकिन गर्मी में आप चले जाओ पश्चिमी राजस्थान में, सिरोही, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, यहाँ है ही नहीं, है ना, कुछ नहीं है चरने के लिए, खाने पीने के लिए कुछ नहीं रहता है इनके पास में। तो ये फिर निकल जाते हैं अपने पशुओं, भेड़ पालक निकल जाते हैं बहुत सारे माइग्रेशन पे, सीप माइग्रेशन, भेड़ और बकरियों को लेकर निकल जाते हैं ऐसे। तो स्वस्थाने मतलब अपने आवास में, स्वयं के आवास में क्या करना, आवास में क्या कर देना, संरक्षण करना, ठीक है। और बहिस्ताने क्या होता है, ऊंट को ले जाके तुम मान लो कि भरतपुर में लाके उसको संरक्षित कर दो, भरतपुर के जू में रख दो, नहीं इस ऊंट का हम यही ध्यान रखेंगे, यही खिलाएंगे पिलाएंगे, रह तो लेगा, संरक्षण तो हो रहा है, लेकिन खुद के स्थान पर हुआ क्या, हम 10 ऊंट लाके हमने भरतपुर में किसी उसमें शेल्टर के अंदर रख दिए कि भाई तुम यहाँ खाओ पियो, लेकिन ऊंट का एरिया भरतपुर थोड़े ही है, ऊंट तो पश्चिमी राजस्थान में मिलता है, रेगिस्तान के अंदर मिलता है, लेकिन उसके दूसरे स्थान पर लाके बढ़िया ध्यान रख रहे हैं, मजे हो रहे हैं ऊंट के, ऐसा संरक्षण क्या कहलाता है ना। दूसरे आवास में क्या करना, दूसरे आवास में क्या करना बेटा, संरक्षण करना क्या कहलाता है, बहिस्ताने संरक्षण कहलाता है। चलो साहब इसकी बात कर लेते हैं, इन सीटू संरक्षण के अंदर एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, बताओ क्या क्या आएगा। अभयारण्य, अभयारण्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, सेंचुरी। इसके बाद आते हैं राष्ट्रीय उद्यान, इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, नेशनल पार्क। राजस्थान में कितनी सेंचुरी है, 27। कितने नेशनल पार्क हैं, 27 ही है, बड़ा थोड़ी है, 26 नहीं, एक बढ़ गया है, अपडेट करो अपनी इंफॉर्मेशन को। मैं बोल रहा हूँ यार 27 है, पहले 26 थे, अभी एक बढ़ गया, देख लेना कौन सा बढ़ा है, मुझे याद नहीं आया, सर ने बताया, पर एक नया वाला भी पूछना सर से, बढ़ गया है, तो देख लेना क्या है, मेरे साथ 27 है, तुम 26 है तो 26 कर लेना, ठीक है ना। अरे सुन ले यार, 26-27 जितने भी मुझे नहीं पता, पर मैंने जब इंटरव्यू के टाइम पे पढ़ा था तो उसी टाइम पे 27 हो गए थे, मैं बोल रहा हूँ तुम्हें, देख लेना एक कौन सा बड़ा है, ठीक है, कौन सा बड़ा है बेटा, गधों वाला, चूरू में, पता नहीं, जो भी है देख लेना, मैं अभी बोल रहा हूँ, देख लेना, मेरे साथ 27 है, अगर गलत हूं मैं, हो सकता हूं मैं गलत हूं, मुझे ज्यादा नहीं पता, मेरी इन्फॉर्मेशन लेके इसको लिखा था, नहीं है तो 26 कर लेना। नेशनल पार्क कितने हैं, 3 है, ठीक है ना। ये सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, ये हमारे वेटनरी ऑफिसर 2020 के रिटन एग्जाम में आया था, सबसे बड़ा रणथंभौर एरिया में सबसे बड़ा है। मैं इस क्वेश्चन को गलत करके आया था, मैं करके आया था वो कोटा वाला, वो मुकुंदरा हिल्स, मैं उसको करके, मैंने सोचा यार कोटा, झालावाड़, जन कहाँ फैला हुआ है, बूंदी, 2-3 जिलों में, ये 3 में ना, मैं रणथंभौर तो खाली सवाई माधोपुर में, तो मैंने पढ़ा नहीं था, ऐसी तुक्का मार के आया था, यही सबसे बड़ा होगा, लेकिन बड़ा वास्तव में एरिया वाइज कौन सा है, ये तो मुझे पता था, सबसे छोटा केवलादेव है, ये मुझे पता था, लेकिन इन 2 में मैं कंफ्यूज था, तो मैं यार यही होगा जिलों के हिसाब से मैं उसको करके आ गया, तो ये गलत हो गया था मेरा क्वेश्चन। तो इसमें रणथंभौर सबसे बड़ा है, सबसे पहले कौन सा बना है, रणथंभौर ही बना है, उसके बाद केवलादेव बना है, और लास्ट में कौन सा बना है, मुकुंदरा हिल्स, तो वसुंधरा सरकार में 2012 के आसपास बना है ना, और 12-13 में, और उससे पहले जो रणथंभौर था वो तो 1972 में बन गया था। पहला टाइगर प्रोजेक्ट भी कहाँ चला है, राजस्थान के अंदर, रणथंभौर के अंदर चला है। फिर कौन सा है, केवलादेव 85 के आसपास बन गया था, पहले अभ्यारण्य था, आज भी हमारे यहाँ पे उसको केवलादेव अभ्यारण्य बुला देता है कोई, तो केवलादेव नेशनल पार्क के बाद में हुआ है 85 के आसपास। यूनेस्को के अंदर भी कौन आता है, यूनेस्को के अंदर भी केवलादेव आता है ना, यूनेस्को के अंदर जो वर्ल्ड हेरिटेज है उनके अंदर, हेरिटेज नहीं सॉरी, वर्ल्ड जो भी कंजर्व एरिया जो भी होता है यूनेस्को के अंदर, लेकिन ये रजिस्टर्ड है ना। और 2 मेरी सुन लो, जितना मुझे पता है उतना मैं बता रहा हूँ, बाकी तुम्हें ज्यादा पता होगा। बाकी 2 क्या है अपने राजस्थान के अंदर, दलदली क्षेत्र जिनको अपन क्या बोलते हैं, वेटलैंड्स है। एक वेटलैंड अपना केवलादेव है भरतपुर, और दूसरा वेटलैंड है सांबर झील। कौन सी झील है, सांबर झील। सांबर झील भी काफी विलुप्ति के कगार पर चल रही है, सांबर झील का पानी भी इतना नहीं बचा, और पहली वाली जो
पक्षियों की, बर्ड्स की, फ्लेमिंगोज वहां पे बहुत ज्यादा मिलते हैं सांवर के अंदर, है ना। सांवर के अंदर तुमने सुना होगा एक बार पक्षी मर रहे थे, जो भी मांसाहारी पक्षी थे सांवर के अंदर मरे थे कि नहीं मरे थे? ये क्वेश्चन पूछ रहे तो बता देना कौन सी बीमारी की वजह से मरे थे? बोटुलिज्म की वजह से। कौन सी बीमारी की वजह से? 2019 के अंदर, 18-19 के अंदर बहुत ज्यादा पक्षियों की मौत हुई थी सांवर के अंदर। वो कौन सी बीमारी की वजह से हुई थी? बोटुलिज्म। बोटुलिज्म फैलता है बेटा, अपने बोले कि अवायवीय जीवाणु होता है बोटुलिज्म, और सड़े गले मांस के अंदर, डिब्बे बंद दूध के अंदर, डिब्बे बंद भोजन के अंदर, है ना, या सड़ी गली जो भी मांस है उससे ये फैलता है। तो वहां पे देखा गया था कि सांवर के आसपास कुछ पशु मरे थे बहुत ज्यादा, उनको डाल दिया था लोगों ने, तो मरे पशु और वो उसमें बहके आ गए तो वो सड़ गए, सड़े हुए उसको पक्षियों ने खाया और पक्षी बोटुलिज्म से क्या हो गए थे? मर गए थे। क्लियर है बेटा? ये भी आपसे पूछ सकता है। तो ये वेटलैंड्स है। ऐसे नेशनल पार्क कितने हो गए? 3 हो गए। अब मुझे बताओ अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में क्या अंतर होता है? हाँ, क्या कह रहा है बेटा? ठीक है, ठीक है, ये एक अंतर हो गया। यही अंतर है क्या कि मैं मान लो सेंटर का आदमी हूं तो मैं बोलूंगा मेरा नेशनल पार्क है, तुम्हारी सेंचुरी है? मैं तो नेशनल गवर्नमेंट ऐसे ही कहे नहीं नहीं मेरे अधीन है तो मेरा, तेरे अधीन है तो तेरा। ये मुख्य अंतर नहीं, अंतर है, बिल्कुल सही बात है। और बताओ, देखो सुनना बेटा, मैं बताता हूं। ज्योग्राफी पढ़ ली तुमने? अब बोलो, अब बोल, बड़े ज्ञानी बन रहे थे, बोलो। तो बेटा देखो, मुख्य अंतर यह है कि पहले अभ्यारण्य ही नेशनल पार्क में कन्वर्ट किया जाता है। पहली चीज ये जो अभ्यारण्य, मैं नेशनल पार्क आपको 3 बता रहा हूं, कभी ना कभी ये क्या थे? अभ्यारण्य थे। कन्वर्ट क्यों किया जाता है? क्योंकि महसूस होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को या अपनी गवर्नमेंट को, अपनी गवर्नमेंट भी चाहती है कि नेशनल पार्क में कन्वर्ट हो, क्योंकि वहां पे सिक्योरिटी ज्यादा होती है, सुविधाएं ज्यादा होती है। पहली चीज तो है ना, अपनी गवर्नमेंट भी चाहती है कि भाई नेशनल पार्क में कन्वर्ट हो जाए अपना कोई ना कोई। आज भी मरूद उद्यान और ये प्रस्तावित हैं जैसलमेर वाले जो हैं कि भाई इनको क्या बनाया जाए? नेशनल पार्क बनाया जाए, सिक्योरिटी ज्यादा रहेगी। आप अभ्यारण्य के अंदर गांव भी बसे होते हैं, आप सरिस्का के अंदर जाना, बीच में कई गांव बसे हुए है ना, वहां पे आवागमन भी रहता है, रोड भी निकल रही है सरिस्का के बीच में होके, उसमें आप भानगढ़ वगैरह जाओगे तो सरिस्का के बीच में होके जाती है। लेकिन कभी आपने देखा है नेशनल पार्क के बीच में होके रोड निकल रही है, कोई गांव बसा हुआ हो? जब नेशनल पार्क में कन्वर्ट किया जाएगा तो गांव की जमीन को भी ले लिया जाएगा, उनको दूसरी जगह बसाया जाएगा, उनको जमीन देके, पैसे देके, मुआवजा जो भी सरकार देती है वो देगी। लेकिन आप नेशनल पार्क के अंदर बिना परमिशन के पक्षी भी पर नहीं मार सकते। पक्षी तो मारेगा ही, मतलब इंसान पर नहीं मार सकता। इंसान की वहां पे एंट्री बिना टिकट के और बिना परमिशन के है ही नहीं। अगर बिना परमिशन के कोई आदमी वहां पर घूमता भी मिलता है तो उसको क्या होगी? सजा होगी। लेकिन अभ्यारण्य के अंदर एंट्री होती है। एक उसमें हाँ ये जरूर है कि अभ्यारण्य के अंदर शिकार नहीं किया जा सकता, आप पेड़ नहीं काट सकते, आप पक्षियों को नहीं मार सकते, आप पशुओं को नहीं मार सकते, लेकिन इंसान को एक लिमिट तक वहां पर एंट्री बिना परमिशन के भी होती है। रेस्ट्रिक्शन किसमें ज्यादा है? नेशनल पार्क में। सुरक्षा किसमें ज्यादा है? नेशनल पार्क में। पहले अभ्यारण्य ही, बाद में किसमें कन्वर्ट किया जाता है? नेशनल पार्क में। ठीक है ना। और ज्यादा प्रतिबंधित एरिया, ज्यादा सुरक्षा एरिया, या फिर घनी और ज्यादा अपन बोले बायोडायवर्सिटी किसके अंदर होगी? नेशनल पार्क के अंदर। या ऐसे बोले कि अभ्यारण्य के अंदर तो बहुत सारी जातियों को एक साथ संरक्षित किया जा रहा है, लेकिन नेशनल पार्क हमेशा एक जाति के लिए समर्पित रहेगा। जैसे केवलादेव है वो पक्षियों के लिए समर्पित है, पक्षियों की ही बात करते हैं, पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। डॉक्टर सलीम अली बर्ड मैन ऑफ द इंडिया उनकी कर्म भूमि रही है। ठीक है ना। तो वो केवलादेव के अंदर उन्होंने काम किया है कि नहीं किया? पक्षियों के लिए है कि नहीं। और मेन अपन बोले साइबेरियन क्रेन, साइबेरियन सारस वहां पर आता है रसिया से उड़ के। साइबेरिया एक रसिया की कंट्री है, वहां से क्या है? उड़ के आता है। ठीक है ना। और मेन ये पक्षियों के लिए है, इसलिए इसको कन्वर्ट किया गया पक्षियों के लिए स्पेशली। ठीक है ना। ऐसे ही टाइगर रिजर्व के अंदर रणथंभौर है कि नहीं। और मगरमच्छों के लिए, घड़ियालों के लिए मेन क्या जाना जाता है? आपका मुकुंदरा हिल्स जाना जाता है। तो पर्टिकुलर जातियों के लिए होते हैं क्या नेशनल पार्क? नहीं। तो समझ में आया कि नहीं आया? तो बायोस्फीयर रिजर्व आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे बेटा इसके अंदर? और बताओ, एक अपन इसमें लिख सकते हैं अपनी गौशालाएं। और गौशालाओं में भी मैं बात करूंगा अगर पथमेड़ा धाम की। पथमेड़ा ने राजस्थान का भारत में ही नहीं पूरे विश्व पटल पर एक अलग ही इमेज बनाई है ना। पथमेड़ा अपन बोलें कि विश्व की सबसे बड़ी गौशालाओं का एक समूह है ना। सबसे ज्यादा गाय पालने वाला एक ट्रस्ट अपन कह सकते हैं, है ना। सबसे बड़ी गौशाला पथमेड़ा ही है। पथमेड़ा की कई ब्रांच है। मेन जो पथमेड़ा है वो एक गांव है, सांचौर के अंदर अभी ये पड़ता है। पहले जालौर जिले के अंदर आता था, अभी सांचौर जिले के अंदर ये पथमेड़ा गांव आता है।
तो वहां पर इसकी मेन ब्रांच है, जो इसको अपन बोल सकते हैं पेरेंट ब्रांच है, जहां से सारी ब्रांच निकली है। उसके बाद में सिरोही में मेरे अंडर में एक ब्रांच आया करती थी, इसकी नंदगांव करके एक ब्रांच थी, है ना, उसमें 12,000 गाय वर्तमान में अभी हैं। तो अगर ऑल ओवर बात करें तो पथमेड़ा तो एक ग्रुप हो गया, और सबसे बड़ी वही नंदगांव है, जहाँ पे 12-13 हजार गाय अभी हैं, टोटल मिला के पशु हैं, गाय और नंदी अपन उनको मिला के बोले तो कुल अपन गायों की बात करें सारी ब्रांच की, तो लगभग 1.5 लाख के आसपास से गायों को क्या करते हैं, संरक्षित करते हैं। इनकी शर्त है कि ये देसी गायों को ही अंदर लेते हैं, विदेशी गाय को कभी अंदर नहीं लेते। विदेशी मैं कितना भी, अगर मान लो मेरा एक जानकार पहुंच गया था, हम तो डॉक्टर थे, सारा काम हम ही करते थे वहां पे, पूरा जो अनुदान वगैरह हमारे साइड से आता था, लेकिन वो मैंने कितने भी फोन कर लिए कि साहब ये जानकार है, और उन्होंने किसको नहीं लिया, उस विदेशी गाय के बछड़े को अंदर नहीं लिया। शर्त है तो शर्त है, इसमें अपन भी कुछ नहीं कर सकते। तो फिर ज्यादा अपन ने भी माथा पच्ची नहीं की थी, भाई नहीं लेते तो नहीं लेते। एक भी जब है ही नहीं अंदर, तो अपन जबरदस्ती डाल भी नहीं सकते। मतलब क्या है, देसी गाय का संरक्षण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। और ये सांचौर वाले, जालौर वाले, सिरोही वाले एरिया में है, तो यहाँ पे कांकरेज, सबसे कांकरेज और सांचौरी है ना, और एक और अभी नई नस्ल रजिस्टर्ड हुई है सिरोही की, नारी। कौन सी है, नारी। इसके सींग होते हैं यूं, देखना ये सिर है ना, यूं, ठीक है ना, नारी। कांकरेज के यूं, कांकरेज के सबसे बड़े सींग है, सबसे भारी नस्ल है अपने कहाँ की, पूरी गायों की सबसे भारी नस्ल कौन सी है, कांकरेज है। सवाई चाल के लिए थोड़ी बहुत यहाँ पे थार पारकर वगैरह भी है, गिर भी है, लेकिन मेन जो है कांकरेज, सांचौरी और नारी नस्ल की गायें यहाँ पे मिलती हैं। और इन देसी गायों का उसी क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, बढ़िया संरक्षण कर रहे हैं, बढ़िया सेवा होती है, शानदार वाली, है ना। ऐसी नॉर्मल अपन ऐसी एक कोई गौशालाएं होती हैं, ऐसी वाली हालत नहीं है वहां पे, मैंने तो देखी हुई है, बहुत गजब की। साफ सफाई देखो, गायों के चारे की व्यवस्था देखो, कंसंट्रेट की व्यवस्था देखो, उनकी इलाज की देखो, एक खुद का डॉक्टर वो हर ब्रांच में रखते हैं, 14-14, 15-15 एलएसए वहां पर काम कर रहे हैं। तो पूरा ट्रीटमेंट और पूरी बढ़िया तरीके से वो क्या कर रहे हैं, उनको कंजर्वेशन दे रहे हैं, और गायों को क्या करा रहे हैं, गायों की फिर ब्रीडिंग पे भी वहां पे काम चलता है। जो अपन बोलेंगे सांचौरी नस्ल को बनाने में मेन जो भागीदारी है वो खुद पथमेड़ा की है। नई जो नस्ल बनी है ना सांचौरी, इसको बनाने में सबसे आगे अपन बोले पथमेड़ा है। तो ये क्या कर रहे हैं बेटा, इन सिटू कंजर्वेशन के अंदर आ गया कि नहीं आ गया, खुद की जगह पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, अरे बोलो। अब जैसे भरतपुर में जरखोड़ के अंदर है, नगर के डीग के पास में इसकी ब्रांच है, तो वहां पे वहां की जो हरियाणा नस्ल है और ये जो नस्ल है वहीं के आसपास की, उनका क्या कर रहे हैं, ये वहां पे उनका करते हैं। तो अपनी जगह पे वहीं की नस्लों का संरक्षण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। XT2 के अंदर क्या आ जाएंगे बेटा, दूसरे स्थान पर। तो सबसे पहले तो जू, चिड़ियाघर होता है कि नहीं होता। अब शेर जयपुर में कहां से आ गए, लेकिन लाके रखा है कि नहीं रखा जू में। सारे इधर उधर से जितने भी जानवर हैं, हाथी ले आए, शेर ले आए, जिराफ ले आए, सारे एक जगह पे रख दिए। ये इनका स्थान थोड़ी है, लेकिन वहां रख के इनका संरक्षण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अरे बोलो। ऐसे ही होता है बेटा बोटेनिकल गार्डन। ये पादपों का जू है, ये किसका जू है, प्लांट्स का जू है, याद रखना। नाहरगढ़ बोटेनिकल गार्डन नाम सुना होगा, जयपुर के अंदर ये नाहरगढ़ बोटेनिकल गार्डन, ठीक है ना। तो उसके अंदर क्या करते हैं, ये पूरे भारत से, देश विदेश से जितने भी पेड़ लगा सकते हैं वहां पे पेड़ लगाते हैं, अलग अलग जगह से लाके उनके ऊपर। जैसे जू के बाहर आपने देखा होगा, हर पशु के बाहर क्या चिपका रहता है, एक नाम, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लगी होती है, एक बोर्ड लगा रहता है। वैसे ही आप बोटेनिकल गार्डन के अंदर जाओगे तो हर पेड़ पर एक प्लेट चिपकी रहेगी, इस पे पूरा नाम, इसका उपयोग, औषधि और वो सारी चीजें, उसका यूज वहां पे लिखा हुआ रहता है। वहां पे जाके बच्चे पढ़ भी सकते हैं। जू के अंदर बच्चों को ले जाया जाता है ना, विजिट पे स्कूल ले जाते हैं, आप भी गए होगे। गांव में नहीं ले जाते, मुझे भी नहीं लेके गए थे गांव में जू का है। तो वो अंग्रेजी बालक जाते हैं, जो अंग्रेजी माध्यम में पढ़ते हैं, इनके स्कूल लेके जाते हैं इनको। पापा से 5-5 हजार रुपए ले लेते हैं इसी को घुमाने के, ये तो धंधा है। तो वहां पे घुमा के फिर इसीलिए ले जाया जाता है कि भाई थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन वहां से मिल सके। ऐसे पादपों की इन्फॉर्मेशन यहाँ से ली जा सकती है। LN2 जार, तुम्हारा LN2 जार के अंदर स्पर्म है कि नहीं, जिंदा स्पर्म है कि नहीं, लेकिन वो जगह क्या स्पर्म रहने की। अरे स्पर्म तो यार टेस्टिस के अंदर होने चाहिए, स्क्रोटम के अंदर होने चाहिए, कोई जगह थोड़ी है LN2 जार के अंदर स्पर्म रख रहे, गलत जगह रख रहे। कल्चर प्लेट, कल्चर प्लेट में बैक्टीरिया पालते हैं कि नहीं पालते अपन, अरे बोलो। तो ये सब किसके आ जाएंगे, XT2 कंजर्वेशन, लिख लो, ठीक है। आधे घंटे का बच्चा है, वो करा दूंगा मैं। अब तो यार BP वॉश लेंगे, मुझे जाना भी है, करा देंगे आधे घंटे में, क्यों टेंशन ले रहे। बायोटेक बची है, ये होगी तुम्हारी जेनेटिक्स। क्या कह रहा है बेटा, हैं?
वेरिएशन करा तो दिया, क्रॉसिंग ओवर नहीं कराया था। क्रॉसिंग ओवर वेरिएशन इतना ही है, वेरिएशन तुम्हारा ज्यादा नहीं है। वेरिएशन पूरा बताया नहीं था कि भाई कैसे विभिन्नताएं आती हैं कैसे नहीं आती हैं, है ना। वेरिएशन के दो कारण बताए थे, म्यूटेशन बताया था, क्रॉसिंग ओवर बताया था। तो म्यूटेशन डिटेल में पढ़ लिया, क्रॉसिंग ओवर डिटेल में पढ़ लिया, यही वेरिएशन है। ले बेटा इसका कुत्ता तो किया भाग गया।